चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आरपीजी गुरुकुल से जुड़ने के लिए। और आज हम अशोक सर के साथ आगे, अशोक जी के साथ हमारे जो है आगे बढ़ेंगे नक्षत्रों की यात्रा पे। और अशोक जी, अब आप आगे का देख लीजिए जैसा जी भी। जी सर जी। धन्यवाद सर जी। तो आज का क्लास शुरू करेंगे। जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था, तो इस क्लास में हम अश्विनी नक्षत्र से शुरू करेंगे। ठीक है। तो अश्विनी नक्षत्र को पहले, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा शुरू करने से पहले कि आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो शुरू कर लेता हूँ। 10 मिनट के लिए मैं क्वेश्चन ले लूंगा। अगर कुछ भी नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक अशोक है। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। सर मैं आपको आज सर मतलब पहली बार मिल रहा हूँ। जी जी जी। सर थोड़ा क्लास में आने नहीं पाई थी। जी, तो आपका नाम रश्मि रंजन। रश्मि रंजन। हाँ, जी, रश्मि कहाँ से हैं रंजन आप? बोलिए। उड़ीसा से। उड़ीसा से। ओके, उड़ीसा में कहाँ पे? कटक से। कटक। गुड। ये क्योंकि उड़ीसा जो है सूर्य देवता का स्थान माना गया है। हाँ, कोणार्क सूर्य जी, देवता। कोणार्क मंदिर। तो शुरू करें। चलिए। तो मेरे पास शेयरिंग है कि नहीं है? अ, नमस्ते सर, खुशहाल बोल रहा हूँ मैं। जी जी, खुशहाल जी, कैसे हैं आप? हाँ जी सर, मैं एकदम अच्छा हूँ। बढ़िया। सर एक छोटा सा वो करना था कि मतलब जैसे आप लास्ट क्लास में मैं था नहीं, बट मैंने वीडियो देखी पूरी। हाँ हाँ। तो जिस तरह से आप बता रहे थे फ्रॉम 1 to 12 राशि के, लाइक अगर फर्स्ट साइन अगर 4th हाउस में आता है या 5th हाउस में आता है, तो वहां से हम स्टार्टिंग देख सकते हैं किसी भी चीज की। जी। लाइक जैसे आपने एग्जांपल दिया था, फर्स्ट एरिस अगर इन 4th हाउस आता है तो जिसका एरिस 4th हाउस में आएगा तो उसके जैसा काम किसी ने घर में नहीं किया होगा। 100%। मतलब उसके जैसी पर्सनैलिटी किसी की हो गई नहीं पहले वाले घर, पहले जी उसकी फैमिली में। जी तो आप एक बार सारी राशियों को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या इस तरह से? या टाइम कंज्यूमिंग अगर प्रोसेस है ये, तो फिर वी विल रीड इट आफ्टर। जी हाँ जी हाँ। बता दूंगा। उसका भी एक जो भी है, जैसे एरिस से मैंने शुरू करी थी, टॉरस को भी मैंने कहा था, सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। और इसको मैं बताते हुए चलूंगा थ्रू नक्षत्र के साथ। क्योंकि सारे के सारे जो नक्षत्र हैं वो इसी के साथ ही चलेंगे। जैसे कि आज मैं एरिस का मैंने इसलिए जिक्र किया था क्योंकि मेरा जो पहला 3 नक्षत्र आएगा, अश्विनी, भरणी और कृतिका का पहला चरण, ये एरिस से चालू होगा। इस वजह से मैंने एरिस को कवर कर दिया। अब जब हम नेक्स्ट जाएंगे उसके आगे की, कृतिका के आगे की, तब हम टॉरस के बारे में बताएंगे। टॉरस के बारे में हम सीखेंगे कि टॉरस एक्चुअली करता क्या है और वो साइन कहाँ पे होता है, तो किस तरह से वो अपना परिणाम देगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी। सची मुझे ना शेयरिंग नहीं है, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। शेयरिंग अलाउ कर दी मैंने आपको। ओके ओके सर, वर्टिकल चलिए। कर दिया, सारा कर दिया, देखिए एक बार जी आप। जी सर। ओके। तो एक मिनट, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको सबको? जी सर। हाँ जी सर, विजिबल है। ओके। चलिए फिर यहीं से मैं शुरू कर देता हूँ। ठीक है। नक्षत्र क्लास है। तो जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि नक्षत्र क्लास को अगर हम शुरू करने से पहले सारी घरों को समझते थे। घर किस तरह से काम करते हैं ना, हाउसेस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ सिंप्लीफिकेशंस मैंने आपको बताई हुई थी। राइट। तो आज का जो सेशन है आप इसको देख लीजिए। पहले इसको आप समझ लीजिएगा कि एरिस यानी कि मेष राशि, पहले घर का स्वामी कौन है। ठीक है। पहले घर का स्वामी यानी कि मार्स। क्यों? क्योंकि वो एरिस का लॉर्ड है। ठीक है। फायरी साइन है और मूवेबल है। बस ये तीन को ही आप पूरे अगर आपके पास ये चीजें हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिएगा। एक एक चीज हम आगे बढ़ेंगे। मूवेबल इसलिए है क्योंकि ये घर से ही हम मूव करेंगे। मैंने पहले आपको पहले क्लास में भी बताई थी कि एरिस जहाँ पे होता है वो वहां से कुछ एक नया मूवमेंट लेता है। ठीक है। फिक्स साइन इसलिए है क्योंकि सेकेंड हाउस फिक्स है, फैमिली आपको फिक्स मिलेगी। आप हमेशा देखोगे आप फैमिली चुन नहीं सकते हो।
ठीक है। तो ये मूवेबल फिक्स डुअल है। डुअल मतलब आपकी डुअल पर्सनैलिटी, यानी कि आपको वहां पे दो दो तरह से सोचने पड़ेंगे, क्योंकि ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस में दो तरह से हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि देखिए आपका एक मानना होगा, थर्ड हाउस में हम सिबलिंग्स को देखते हैं और सिबलिंग्स का एक थॉट होगा। आप हमेशा अपना थॉट ही नहीं रख पाओगे, इसलिए वहां पे डुअल साइंस है। पहले ये तीन को आप समझ लीजिए। बाकी जो भी घर में डुअल साइन मूवेबल है वहां पे आपको मूवमेंट देनी है। डुअल साइन जहां पे आएगी वहां पे आपको क्या करना है कि अपने विचारों को जो है ना एक आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसलिए वो डुअल साइंस में आता है, इसलिए मेर्क्यूरी आता है। और फिक्स इसलिए है क्योंकि वहां पे आपको खुद डिसीजंस लेनी पड़ेगी। जहां पे भी फिक्स साइन आपका लिखा होगा आपको खुद ब खुद वो डिसीजंस लेनी पड़ती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बोलना चाहा लेकिन मेरे पास ये नहीं था, तो अब ये आज मैं बताऊंगा कि पूरे जो नक्षत्र है इसके कितने चरण हैं, वो कितने डिग्री में आती है और किस तरह से आती है। ठीक है। तो नक्षत्र क्लास का जो अपना जो पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड 360 डिग्री में बांटा हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा 360 डिग्री है। और इसी को ही ऋषि मुनियों ने क्या किया कि 12 भागों में इसको डिवीजन किया। जब 12 भागों में इसका डिवीजन हुआ तो उसको कितने, एक हाउसेस को कितने डिग्रीज मिली, 30 डिग्रीज। आपके सामने है पूरी तरह से, मैं खाली बोलता जाऊंगा, बस आप देखते जाइए। और ये 12 भागों में बांटने के बाद एक हाउस को 30 डिग्रीज मिली है। लेकिन इसमें नक्षत्र भी जोड़ा गया, क्योंकि सबसे पहले ना नक्षत्र था, नक्षत्र के हिसाब से ही सारी चीजों को डिवाइड किया गया था। तो जब इसमें नक्षत्र को भी डाला गया तो उसके जो है ना चार पद डाले गए। अब ये चार पद क्यों है इसमें देखा गया है कि एक नक्षत्र के चार पद है। पूरे 27 नक्षत्र को चार से मैं अगर गुणा करूं यानी कि मल्टीप्लिकेशन करूं तो 108 होता है। ठीक है। और हमारे पास कितनी राशियां हैं, 12 राशियां। तो जब मैं 108 को 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 9। यानी कि एक राशि में कितनी राशियां, कितने नक्षत्र आ रहे हैं, चरण आ रहे हैं नक्षत्र के, 9 चरण आ रहे हैं। मैं चरण की बात कर रहा हूं कि पहली राशि जो कि मेष होगी और वो जो घर होगा वो कितने कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। 30 डिग्री में कितने नक्षत्र के चरण आएंगे, 9 चरण आएंगे। पहले आप इसको याद कर लो। ठीक है। अब ये जो 9 चरण है तो इसमें डिग्री कैसे आएगी, एक नक्षत्र को कितना डिग्री मिलता है और एक चरण को कितना डिग्री मिलता है ये देखेंगे। आप उसको एक काम करिए कि 360 डिग्री जितने हैं उसको 27 से आप गुणा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जब 360 को आप डिवाइड करोगे तो आपका जो डिग्री निकलेगा 13.20। आप कैलकुलेशन से करोगे तो 13.33 निकलेगा। लेकिन उस समय क्योंकि 28 नक्षत्र थे और अभी क्या है ना कि 30 31 होता है, कभी 30 का एक मंथ होता है, तो उसको भी एक कैलकुलेशन में लिया गया। तो अप्रोक्स आपको 13.20 आएगा। ठीक है। तो 13.20 क्या है, 13.20 आपका एक नक्षत्र की डिग्री है। एक नक्षत्र यानी कि अश्विनी नक्षत्र जो होगा वो आपका चार पद के होंगे, चार पदों का पूरा डिग्री मिला के 13.20 आएगा। वैसे ही अश्विनी के बाद आएगा भरनी, भरनी का भी 13.20 होगा, क्योंकि इसमें कितने आने हैं, एक राशि में आपको 9 चरण को लेना है। कितने चरण है, 9 चरण। तो 9 चरण में चार चरण को 13.20, फिर चार चरण को 13.20, फिर एक चरण बचेगा वो आपका 3.20 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए। तो पहला घर का 30 डिग्री, 9 चरण को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 30 डिग्री से, तो कितने हो रहे हैं, 13.20। तो यानी कि आपका एक नक्षत्र का एक चरण यानी कि एक पद आपका 3.20 का होगा। ये कितने लोगों को क्लियर है यहां से, क्लियर है सर। क्लियर है, सभी को क्लियर है ना, ओके। ये एकदम क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। तो 30 डिग्री को मैं जब डिवाइड करूंगा 9 चरण से तो वो 3.20 बनेगा। और उसमें पता चलेगा कि हमको सिर्फ एक नक्षत्र का जो एक चरण यानी कि पहला चरण होगा 3.20 का होगा।
अगर चारों चरण को लूंगा तो आपका 13.20 होगा। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ये है कि आप बस इसको देख लीजिएगा, समझने के मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक बताऊंगा, एक एक नक्षत्र के बारे में, तब आपको ये पूरी की पूरी क्लैरिटी आएगी। नहीं तो आप इसको देखोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो है ना, मैंने यहाँ पे लॉर्ड लिखा हुआ है, यानी कि केतु। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड कौन होगा? केतु होगा। ठीक है? तो यहां पे जब देखिए कि अश्विनी कितने नक्षत्र का लॉर्ड है, अश्विनी, मघा और मूला, ये तीन नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? केतु है। और ये नक्षत्र का जो नंबर होगा, जैसे कि मैं अगर एक नंबर से शुरू करूंगा, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, ऐसा अगर लिखना शुरू करूंगा तो 1 से 27 लिखूंगा। तो 1 से 27 में लिखूंगा तो ये जो है ना, नंबर्स लिखा हूं, यानी कि पहला अश्विनी पहला नंबर का है, 10वां मघा 10वें नंबर का है, 19वां यानी कि मूला जो है वो 19th नंबर का नक्षत्र है। ठीक है? अब ये जो है नक्षत्र, इनके जो पद हैं, ये पद जो मैंने आपको बताई अभी की चरण, वो कहाँ कहाँ पे पड़ेंगे और उस जगह पे कौन सा जो है ना प्लैनेट आएगा। तो अश्विनी के 4 चरण, वो चारों चरण का पहला चरण मंगल में गिरेगा, दूसरा चरण वीनस में गिरेगा, तीसरा मेरक्यूरी में गिरेगा और चौथा चंद्रमा, यानी कि चौथा चरण 4th हाउस में जाएगा। ठीक है? तो ये आप देख लीजिए, मैं आपको चाहिए तो ये मैं जो है ना पीडीएफ आपको, पीपीटी आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा। तो केतु के ये तीन है। अब ये तीन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब हमारा एक नक्षत्र है ना, ये नक्षत्र 3 भागों में बटा हुआ है, 9 9 और 9। ठीक है? पहला 9 नक्षत्र, फिर दूसरा 9 नक्षत्र, फिर तीसरा 9 नक्षत्र है। तो जब ये 3 भागों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि पहला भाग जो होगा हमारी इनिशियली, हम अभी अभी जो शुरुआत करेंगे किसी भी चीज का, वो दिखाएगा। दूसरा दिखाएगा कि हम फिजिकली कितना एक्टिवेट हैं, हम फिजिकली कितना काम कर सकते हैं। तो दूसरा चरण है, दूसरा सीरीज आएगा। तीसरा सीरीज जो होगा, वो तीसरा सीरीज यानी कि 19 to 27 का जो सीरीज होगा, उसमें दिखाएगा कि आपने कितना कर्म किया हुआ है और आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, आप मोक्ष की तरफ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ये तीसरा सीरीज है। 3 सीरीजेस होंगी, 1 से 9। ठीक है? फिर 10 से 18, फिर 19 से 27। मैं ज्यादातर हिंदी का यूज कर रहा हूं, अगर आपको कुछ डाउट हो तो पूछ लेना उसमें। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको हाउस वाइज समझाता हूँ कि हाउस वाइज पे कौन से नक्षत्र कहाँ पे आती है और उसके चरण कितने हैं, डिग्री वाइज कैसे है, कैसे हम उसको देखते हैं कि ये इतना डिग्री का है तो इसी हाउस में होना चाहिए और उसका लॉर्ड कौन है। ठीक है? तो अब अगर देखिए यहाँ पे जो है ना, पहले घर का जो पहले घर की जो राशि है वो एरिस है। तो एरिस के अंदर अश्विनी, भरणी और कृतिका आएगा। अश्विनी का चारों चरण है, 0 to 13.20। ठीक है? 0 से लेके 13.20 तक अश्विनी इसी नक्षत्र में आएगा। तो अब जब कृतिका होगा तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। डिवाइड क्या हो रहा है कि कृतिका का एक नक्षत्र यानी कि पहला चरण 1st हाउस में होगा और दूसरा चरण जो है वो कहाँ जाएगा? वो आपके 2nd हाउस में जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि एक राशि में सिर्फ 9 चरण आएंगे, यानी कि पहला अश्विनी का 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 8 हो गए और ये 9 हो गया। ठीक है? समझ रहे हो? ये 9 चरण यहाँ पे आ गए हैं। अब डिग्री वाइज भी देखोगे तो डिग्री होगी 0 to 13.20। ठीक है? 13 2 से 26। अभी मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी की भी कुंडली में अगर अश्विनी का, ठीक है, अश्विनी का कोई भी, जहां पे जैसे कि अभी तो ये एरिस है, एरिस उसका कहीं पे भी होगा, अगर अश्विनी का 13.20 डिग्री आ गया, यानी कि वो हाउस में जो भी प्लैनेट आया हुआ है, वो प्लैनेट का डिग्री 13.20 आया, तो 13.20 आप क्या कहोगे? अश्विनी का चौथा चरण है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं?
यहाँ ये क्लियरिटी होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, चार चरण जब भी डिवाइड होगा, 13.20 का चार हम डिवाइड करेंगे 3.20, और 3.20 से हम ऐड करते जाएंगे। अगर किसी का भरनी नक्षत्र में आया 13.20, अगर उसका आया है कि 13.20 डिग्री आया उसका प्लैनेट या उस राशि के अंदर, उस घर के अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि भरनी का पहला चरण है। अगर कृतिका का 26.40 अगर डिग्री आता है तो हम क्या कहेंगे, उसका फर्स्ट चरण जो है वो है। तो डिग्री से हम पता लगा लेंगे कि इसका कौन सा पद आया हुआ है वहां पे। ठीक है, क्लियर हो गया हो ना यहाँ से। अब नेक्स्ट, ये कुछ मैंने लिखी हुई है, जैसे कि कुछ प्लैनेट्स, जैसे सन मून मार्स, ये कौन से नक्षत्र में लिखा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये जो है ना गण, गण मतलब हम नक्षत्र पाठ कर रहे हैं तो गण हमको अवश्य जानना चाहिए कि गण क्या होते हैं, कौन से कौन सा नक्षत्र कौन सा गण है। ये जब हम मैरिज देखते हैं ना, कुंडली मिलान करते हैं, तब ये हमेशा याद रखना, देव मनुष्य और राक्षस। तो देव में कौन से नक्षत्र आ रहे हैं, मनुष्य में कौन से नक्षत्र आ रहे हैं, और राक्षस का कौन सा नक्षत्र है। ठीक है, अब यहाँ तक काफी है आज के लिए ये जानना कि कौन से चीजें कहाँ पे हैं। अभी यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि कौन सा नक्षत्र कहाँ पे है, और उसकी कैसे डिग्री होती है, और हम कैसे उसको देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों का। हाँ जी जगह जी। सर जो हाउस में आपने डिवाइड किया है ना, वो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आप रिपीट कर देंगे उसको? मतलब हाउस डिविजन्स जो मैंने करी हुई है, जी जी। अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी का और कृतिका का और भरणी का। जी। मतलब हाँ सर आपने फर्स्ट हाउस में जैसे एरिस में जो अश्विनी आपने बोला, अश्विनी फिर कृतिका, तो उसमें जो डिवीजन है ना, उसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आप एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ हाँ, जरूर जरूर। हम्म, ये देखिए, मैंने आपको पहले कहा था ये वाले में कि एक जो है ना 9 चरण आएंगे एक नक्षत्र पे, एक राशि में। ठीक है, एरिस के राशि में 9 चरण होंगे। अगर हम्म। मैं 9 चरण लिया हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि एक जो पद होगा, एक चरण होगा, वो कितनी डिग्री का होगा। तो एक घर में 30 डिग्री का 9 चरण है, तो उसको मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो 3.20, यानी कि पहला चरण आपका कितना आएगा, 3.20 का डिवीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखोगे तो अश्विनी के चारों चरण आ गए हैं, 1 2 3 4। अब अश्विनी के चारों चरण मैंने आपको वहां पे भी दिखाया कि पूरा नक्षत्र जो होगा चार चरण का 13.20 का होगा। जी। तो वो कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से, यानी कि 0 to 3.20 का एक चरण। ठीक है, थ्री हम्म। पॉइंट टू जीरो टू 6.40 का दूसरा चरण। ठीक है, 6.40 to 9, यानी कि 10 समझ लीजिए लगभग। 10 जो होगा वो तीसरा चरण, यानी कि किसी का 10 डिग्री का अगर आ रहा है कोई प्लैनेट एक नंबर पे, यानी कि एरिस उसका कहीं पे भी हो, एरिस में अगर उसका 10 डिग्री, समझ लीजिए कि 10,000, ये कैप्रिकॉन है, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर पे यहाँ पे 10 डिग्री बताया, तो 10 डिग्री अगर देखते ही आप क्या कहोगे कि ये बंदे का अश्विनी का तीसरा चरण है। चरण। ठीक है, कितना जी। चरण है, तीसरा। अब तीसरा। 10 के ऊपर से लेके 10 to 13.20 तक कहीं पे भी लिखा होगा एक नंबर, जहां एरिस होगा वहीं पर, ये नहीं है कि 2 नंबर पे आप जाओ और वहां पे 13.20 खोजो। हम्म। 2 नंबर पे आपका अश्विनी नहीं रहेगा, अश्विनी आपका सिर्फ एरिस में आएगा। एरिस में ही आपको भरनी मिलेगी, एरिस में ही आपको कृतिका का पहला चरण मिलेगा। तो सर ये एरिस किसी की भी कुंडली में कहीं कहीं पे भी हो, उसमें अश्विनी उसका अब भी आपकी कुंडली से मैं आपको समझा देता हूँ, आपकी कुंडली पे एरिस कहाँ लिखा है और कितने डिग्री का वहां पे कोई प्लैनेट है तो बताइए। एरिस फिफ्थ हाउस में है और केतु है वहां पे 3 डिग्री का, 3 डिग्री का। 3 डिग्री का, अब वो 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री आपका क्या कहेगा कि आपका केतु है, लेकिन पहला चरण का अश्विनी है, जी। क्योंकि हम्म। केतु ही आएगा ना, केतु लॉर्ड है ना अश्विनी का। हम्म। अगर भरनी होता तो वीनस लॉर्ड होता, कृतिका होता, यानी कि डिग्री अगर मैं 13.20 के बाद का अगर आपका डिग्री होता था तो वीनस आता था वहां पे। अभी आपका केतु आया हुआ है क्योंकि केतु अश्विनी का लॉर्ड है।
अगर 13.20 से ज्यादा डिग्री का होगा तो ऑटोमेटिक वहां वीनस आ जाएगा। अच्छा, तो सर वो जो हम डिग्री देखेंगे जैसे कि कौन सा चरण है, तो वो हम्म। हम वहाँ पे प्रेजेंट प्लेनेट की देखेंगे? हाँ, नहीं, प्लैनेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लैनेट है तो ही आपको डिग्री बताएगा। अगर कहीं पे नहीं रहा प्लेनेट? हाँ, तो वो हाउस डिग्री देखिए आप, वो हाउस का डिग्री क्या है। हाउस डिग्री भी मिलती है आपको, वहां पे भी पता चल जाएगा। प्लैनेट हो तो और इजीली पता चल जाता है। हम्म। अगर हाउस है तो हाउस देखिए, हाउस की डिग्री क्या है, वो डिग्री से आप मिलान कर लीजिए कि क्या है। अगर सर मेरी केतु की डिग्री 13 से ऊपर होती तो शायद अश्विनी का चौथा चरण होता। तब आपका अश्विनी केतु तो नहीं होता था ना झरना जी, तब आप वहां पे वीनस आते थे, एक नंबर पे वीनस आ जाएगा, क्योंकि केतु सिर्फ 13.20 तक ही रूल करेगा। अच्छा, तो मतलब अगर 12 होता तो केतु होता। हाँ, ट्वेल्व मतलब 13.20 तक केतु रहेगा। जैसे 13.20 से आपकी डिग्री आगे जाएगी, वहां तुरंत वीनस आ जाएगा। अच्छा। ठीक हम्म। है, समझ रहे हो ना। जी ये जी। डिग्री है, आप ये पीपीटी ले लीजिएगा और ध्यान हम्म, से इसको देखिए, समझिए क्या है। ठीक है ठीक है, सर। जी। तो जितना डिग्री होगी वो प्लैनेट वहां पे आ जाएगा, और वो डिग्री से हम पता लगा लेंगे कि कौन सा नक्षत्र है वहां। क्योंकि नक्षत्र नहीं बताता है, नक्षत्र के लिए आपको फिर जाके वहां देखना पड़ता है, टैब में, दूसरे टैब में जाके देखना पड़ता है कि वहां कौन सी नक्षत्र है। तो आप सिर्फ डिग्री देखिए और पता लगाइए कि ये, पहले तो आप देखिए कि कौन सी राशि है, फिर वो राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, कितनी डिग्री का आता है। ठीक है, यहाँ ठीक। क्लियर है आप। जी। जी, रश्मि जी आपका भी क्लियर है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन राइज हुआ माइंड में। हाँ हाँ, जरूर जरूर। सर लाइक आपने बताया जैसे केतु जहाँ भी एरिस होगी अगर वहाँ केतु आएगा हम्म। और वो उसका 13.20 तक का ही एरिया रहेगा, ठीक है। हम्म। लाइक अगर किसी प्लानेट का कंजक्शन हो जाता है देन हाउ वी कंसीडर इट। केतु के साथ अगर वहां पर लाइक झरना जी के में केतु के साथ कोई भी अदर प्लानेट लाइक जुपिटर या मार्स या कोई भी अगर आकर वहां पे उसके साथ बैठता तो फिर उसको हम कैसे कंसीडर करते कि वो भी अश्विनी नक्षत्र में है अभी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो डिग्री डिसाइड करेगी। जैसे प्लैनेट अगर मान लीजिए केतु है, केतु 13.20 तक गवर्न करता है, फिर उसके बाद अगर दूसरा प्लैनेट आता है, जैसे कि मान लीजिए कि वहां पे जुपिटर आ गया है ना, तो जुपिटर कौन सी कितनी डिग्री का है, क्योंकि जुपिटर की भी डिग्री देखी जाएगी। अब जुपिटर मान लीजिए कि क्योंकि जुपिटर थर्ड हाउस का भी लॉर्ड है, फोर्थ हाउस में भी है, पुनर्वसु का लॉर्ड है ना, वो विशाखा का भी लॉर्ड है। तो कौन सी राशि है, जैसे कि एक नंबर आए, अब वहां पे दूसरा कोई प्लैनेट आता है, जैसे कि जुपिटर, एक एग्जाम्पल के तौर पे लूंगा, तो उसका जो नक्षत्र है बदल जाएगा। ठीक है, उसका नक्षत्र सर अलग हो इवन जाएगा। सेम कभी हाउस में कभी, रहते हुए भी कंजक्शन के साथ भी नक्षत्र बदल जाएगा? हाँ, बदलेगा, वही मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। मतलब एक हाउस में मोर देन, हाँ वो तो नक्षत्र तो 8 पद हैं तो कोई भी हो सकता है वो। हाँ, कोई भी हो सकता है। ओके। ठीक है, जैसे मतलब मैंने नौ पहले पद कहा है। था कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे ये जो है ना डिवाइड होते हैं। जैसे एरिस का, अभी अश्विनी का पहला चरण 1 नंबर पे आएगा, दूसरा चरण 2 नंबर पे जाएगा, तीसरा चरण 3 नंबर पे, चौथा चरण 4 नंबर पे। फिर जब भरनी शुरू होगा, उसका पहला चरण जो गिरेगा वो 5 नंबर पे आएगा। ठीक है, वो जब हम्म। मैं पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा उसको। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए अब मैं ये हटाऊं तो यहाँ से। ओके। हम्म, अब सीधा समझते हैं कि ये आपको पता चल गया है कि कितने डिग्री का कौन से चीजें कहाँ पे होती है, तो हम किस तरह से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा ना अश्विनी की तरफ जाऊंगा, और अश्विनी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जैसे कि मैथोलॉजी स्टोरी समझेंगे, और किस तरह से अश्विनी हमको जो है ना सिखाती है कि कौन सी चीजें कैसे और कब करनी है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, क्योंकि एरिस है, एरिस के बारे में आप सभी को पता है कि एरिस एक्चुअली है क्या। तो एरिस क्या करती है, एरिस का जो है ना उसका गुण धर्म क्या है, सबको पता है। और एरिस के साथ साथ मंगल का भी सबको पता है कि मंगल का गुण धर्म क्या है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई भी राशि या कोई भी नक्षत्र या कोई भी प्लैनेट
जब तक आप उसके गुण धर्म को आप नहीं समझोगे तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअली वो कर क्या रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अब यहां से ना बना लीजिएगा कि पहला नक्षत्र अश्विनी लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए अच्छे से। लिख के आप उसको कुछ भी एक वर्ड, जैसे कि अश्विनी है तो ये क्या है ना कि ये घोड़े को दिखाता है। इसका जो सिंबल है, मैं एक एक चीज बताऊंगा, आप उसको नोट डाउन करते चले जाइए। ठीक है। पहले तो आप अश्विनी नक्षत्र हेडिंग लिखिए, फिर उसका रेंज लिखिए कि वो उसका रेंज डिग्री वाइज कितना है, 0 to 13.20 इन एरीज, ऐसा लिख लीजिए। फिर दूसरा लिखिए कि उसका स्वामी कौन है, स्वामी है केतु। ठीक है। फिर उसका डाइटी कौन है, उसका डाइटी है अश्विनी कुमार। फिर उसका सिंबल कौन है, हॉर्स अशोक जी हेड। सॉरी, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ हाँ, एक बार जरूर फिर जरूर। से रिपीट कर देंगे प्लीज। जी जी। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग लिखिएगा तो अश्विनी, और उसका रेंज यानी कि एक राशि में वो कितना जो है ना डिग्री वाइज गवर्न करता है, 0 to 13.20 एरिस में। उसका रूलिंग प्लैनेट कौन है, केतु है। उसका रूलिंग डाइटी कौन है, यानी डाइटी मतलब वो नक्षत्र का स्वामी कौन है, वो है अश्विनी कुमार। उसका सिंबल क्या है, यानी कि अश्विनी कुमार जो डाइटी है वो सिंबल क्या लेके चलते हैं, हॉर्स हेड। हॉर्स हेड मतलब घोड़े का होगा सर। ठीक है। यहाँ पे एनिमल, एनिमल को भी दिखाऊंगा क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे बहुत मायने रखती है। तो एनिमल है उसका मेल हॉर्स। हर नक्षत्र का एक एनिमल होगा, मैं वो भी बता दूंगा, मेल हॉर्स। अब वो जैसे कि हम नक्षत्र पढ़ रहे हैं तो जब कभी भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि इसका नाम क्या रखें, कौन से अक्षर से इसका नाम शुरू करें। जब अश्विनी आता है तो उसका जो अक्षर होगा, चू चे चो ला, एक एक चरण का एक एक है। अगर अश्विनी पद 1 है, अश्विनी का पहला चरण पे आएगा तो उसका नाम चू से रखा जाएगा, CHU। अगर दूसरा अश्विनी दूसरा चरण है तो चे रखेंगे, CHEY। अगर अश्विनी का तीसरा चरण है तो CHO, चो रखेंगे। अगर अश्विनी का चौथा चरण है तो उसका ला रखेंगे, LA, ला। ठीक है। अब इसका कलर क्या है, क्योंकि हम यहाँ हर एक चीज में डिटेल से बताऊंगा कलर क्या है, कैसे क्या करते हैं। तो कोई कोई कहता है ना कि मेरा लकी कलर क्या है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो कलर है डार्क रेड, यानी कि डार्क रेड मतलब जैसा खून का कलर होता है, ब्लड रेड। अब ये नक्षत्र का जेंडर क्या है, ये मेल नक्षत्र है। ठीक है। अब इसका कीवर्ड समझिए कि इसी कीवर्ड के ऊपर ही पूरा अश्विनी नक्षत्र डिपेंड है। पहला है हीलिंग, पहला है हीलिंग। मैं सब समझाऊंगा, आप बस लिखते जाइए क्योंकि आप लिखे रहोगे तो दिमाग में आते जाएगा। दूसरा है यूथफुलनेस, यानी कि हमेशा जवान रहना, हमेशा एक्टिव रहना। घोड़े को आप देखो, घोड़ा हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा रेडी रहता है ना। वो घोड़ा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बूढ़ा हो गया, फेस से तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। दूसरा है किसी भी चीज को बहुत रफ्तार से करना, यानी कि रैपिड, रैपिड एक्शन। हाँ, रैपिड एक्शन लिख लीजिए। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब चलते हैं, आप एक एक करके हर एक पहलू पे हम ध्यान देंगे। तो पहला है कि एरिस, एक्चुअली एरिस है क्या। ये एरिस को समझते हैं पहले, क्योंकि एरिस नहीं समझोगे तो अश्विनी नहीं समझ पाओगे। तो एरिस का कुछ कीवर्ड्स आप कहीं से भी खोज भी सकते हो, मैं बोल जा रहा हूँ, लिखना जरूरी नहीं है। एक एरिस का जो कीवर्ड्स है, जैसे इम्पल्सिव है, पैशनेट है, एम्बिशियस है, इम्पेशंस है ना, रेस्टलेस है। वो कुछ भी करने के लिए रेडी रहना, जो भी चीज उसको सामने आ रहा है बस उसको कर देना है। ठीक है। बस ये है कि एरिस अगर अच्छे जगह पे है तो बहुत अच्छे से काम करेगा, एरिस अच्छे हाउस में है तो बहुत अच्छे से काम करेगा, अच्छा नहीं है तो उसको क्या हो जाएगा, ईगो हो जाएगा। लेट सपोज एक नंबर को मैंने अगर 7वें घर पे लगा दिया, यानी कि
तुला राशि को अगर ले ले रहा हूं, तो आपका एक नंबर 7th हाउस में आते ही आप देखोगे कि एरिस क्या हो गया, वहां पे थोड़ा सा ईगो आपके वाइफ के साथ क्लैश होगी, थोड़ा सा टेम्पर इशू होगा, क्योंकि वहां पे मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। क्योंकि आप जो है ना देखिए यहाँ पे एक नंबर, मैंने आपको पहले कहा, कुछ शुरुआत कर रहे हो, तो जब आप नई चीजें शुरुआत करते हो तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि एक नंबर 7वें घर के लिए नहीं बना है, एक नंबर एक 10वें घर के लिए बना है, फर्स्ट हाउस के लिए जहां पे उसको जो है ना कुछ चीज को कर गुजरना है, किसी भी चीज को बिना किसी रोक के उसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम, टेम्पर, स्पीड, क्योंकि 7वें घर पे वो स्पीड दिखा नहीं पाएगा जो स्पीड उसको चाहिए, क्योंकि वो घर प्रदान नहीं करता। वो घर क्या है, आप अगर पढ़े होगे कि जल वायु पृथ्वी का अगर आप पढ़े होगे, तो वो क्या है, वायु का है ना। तो वहां पे क्या हो जाता है ना कि घोड़ा उतना तेज दौड़ेगा नहीं, अगर आप एक तरफ से बहुत तेज हवा चल रही है तो घोड़ा का वो स्पीड नहीं मिलेगा, घोड़े को वो स्पीड नहीं मिलेगी। घोड़े को स्पीड कहाँ पे मिलेगी, पृथ्वी पे मिलेगी, राइट। तो जहां पे घोड़ा का एक एक हॉर्स को मैं समझ रहा हूँ, हॉर्स के लिए, क्योंकि अश्विनी हॉर्स को डिनोट करता है, उसको पावर, एनर्जी और फाइटिंग चाहिए, उसको हमेशा लड़ना है, उसको हमेशा हार्डवर्क करना है। घोड़ा कभी हार्डवर्क से पीछे नहीं हटता है। ठीक है, तो ये है। अब मंगल, सेम जैसे एरीज है, मंगल भी इसी वैसा ही है, बस वो थोड़ा सा उस चीज को जो है ना सिंप्लीफाई कर देता है, उसको बढ़ा देता है। एरिस जहां पे भी मार्स, दोनों अगर कॉम्बिनेशंस में आ जाते हैं तो उस चीज को बढ़ा देगा। ठीक है, और केतु, केतु क्यों बता रहा हूं, क्योंकि केतु ही है अश्विनी का लॉर्ड। अश्विनी का लॉर्ड कौन है, केतु। ये क्या दिखाता है कि आप अपने अंदर झांकिए कि आप कितने, है ना, कहते हैं ना कि आप कितने पानी में हो, ये केतु बताता है। केतु जहां पे भी होगा हमेशा आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, स्पिरिचुअल की तरफ। ठीक है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट देता है। अगर आप राहु की बात करोगे तो वो इल्यूजन्स क्रिएट करेगा, आपको मेटेलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा। ठीक है, और केतु अगर यही कुछ गलत जगहों पे है, जैसे 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में अगर आ जाता है एक नंबर, तो केतु अगर हो जाता है 6, 8, 12 पे, 12 पे केतु बहुत अच्छा करेगा। लेकिन 6, 8 में होता है तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि आप जो है ना आइसोलेशंस में जाने लगोगे, थोड़े से साइकिक एबिलिटी जो है ना वो थोड़ी सी डरावनी से हो जाएगी, मतलब आप समझ नहीं पाओगे किस तरह से। 6वें घर में आपको काम करना पसंद नहीं रहेगा, आपको कोई कुछ बोल देता है तो आप बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाओगे कि मुझे ये बोल के चला गया। तो केतु 6th हाउस है, तो यहाँ पे 6th हाउस में, 8th हाउस में अगर केतु आ जाए तो आपको फोबिया हो जाता है, अंधेरे से डर लगने लगता है, ऊंचाई से डर लगने लगेगा, क्योंकि केतु 8th हाउस में। केतु 8th हाउस थोड़ी बहुत अच्छा काम कर जाता है, क्योंकि वो 8th हाउस भी जो है ना मरने के बाद की जिंदगी है, केतु मरने के बाद की जिंदगी बताता है। ठीक है, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, सोचना नहीं है उसको क्या करना है, बस खाली अपने अंदर झांकना है। ठीक है, आपके अंदर की कौन सी एनर्जी है ये केतु बताएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अश्विनी की थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं कि अश्विनी एक्चुअली है क्या। अश्विनी की जो आया हुआ है वो पृथ्वी पे कैसे आया, तो आपको सभी को पता होगा कि सूर्य देवता की सब स्टोरी सबको पता होगी कि सूर्य देवता जो थे, उनके एक वाइफ थी, वाइफ का नाम क्या था, संजना। तो जो संजना थी, उसको एक्चुअली क्या था ना कि संजना के पास वो शक्ति नहीं थी कि सूर्य के ताप को वो संभाल सके। अगर ये स्टोरी आप सभी को पता है तो मैं बताऊं, यहाँ से थोड़ी सी जस्ट शॉर्टकट में चला जाऊंगा, अगर नहीं पता है तो क्लैरिटी से बताऊंगा। सबको पता है। यस सर, मतलब शायद मुझे तो पता है। अच्छा, आपको पता है नहीं, और रश्मि रंजन जी को आपको पता है छाया और संजना की स्टोरी। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में सर, चलता हूँ। हर ने भी संज्ञा और संजना। हाँ, वही छाया संजय एक ही। संज्ञा संज्ञा वही एक ही बात है। हाँ। यस, ओके ओके। हाँ, तो ये आपको पता है, तो ये स्टोरी को मैं स्किप करके आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, स्किप नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा आपको उसको आगे फॉरवर्ड लेके चले जाता हूँ कि जैसे ही सूर्य को पता चलता है कि जो है ना कि छाया ने अपनी ही, यानी कि संजना की बेटी को, बेटे बेटी जो यम यम थे,
उनको इन्होंने श्राप दिया हुआ है। तो सूर्य को डाउट आता है कि इन्होंने मतलब एक माँ होके अपने बेटे को कैसे श्राप दे सकती हैं। ठीक है। तब सूर्य देव क्या है ना, उनसे पूछते हैं कि भाई आपका राज बताओ कि क्या है। तब सूर्य देव जो छाया है, छाया बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे संजना ने क्रिएट किया था। संजना गई हुई है तपस्या करने की, आपके तप को वो संभाल सके। तो वहां पे सूर्यदेव क्या करते हैं, वहां से निकलते हैं किसकी खोज में, संजना। तो जब संजना खोज में निकलते हैं तो संजना क्या करती है, वहां पे एक घोड़े के यानी कि घोड़ी के रूप में वो पूरा जंगल घूमती रहती है। ठीक है। तो वहां पे जब घोड़े के रूप में उसको देखते हैं सूर्यदेव, तो अपने आप को भी जो है ना घोड़े के अवतार में ले लेते हैं। और वहीं पर ही जो है जो संजना घोड़े के रूप में थे, उनके नॉस्ट्रिल से यानी कि नाक से ये दो अश्विनी कुमार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्लियर है ना। अशोक जी, नॉस्ट्रिल, वो कौन सा दिया, श्राप कौन सा दिया वो? शायद मैं मिस कर रही हूँ। नहीं श्राप ऐसा था शीतल जी की, सॉरी निधि जी, कि वहां पे जो है ना संजना यमा और जो है दोनों लड़ रहे थे। लड़ने की वजह से ये जो छाया थी, ये उनको ना समझा नहीं पा रही थी कि आप ऐसे करो, तो ये उल्टा जवाब दे दिए थे उनको। वो गुस्से में होके यम क्या किए थे कि छाया को लात मार दिए। हम्म। ठीक है। जब छाया को लात मार देते हैं तो छाया उल्टा श्राप दे देती है। अच्छा। ठीक है, वो लात ठीक। मारने की वजह से, इस वजह से जो है ना जो यम देवता है, उनका जो पैर है वो थोड़ा सा लिम्ब है। ठीक है, ये शनि देव भी है लेकिन शनि देव में ऐसा नहीं आएगा, शनि का मैं बताऊंगा अलग चीज। अच्छा, ओके। वो अच्छा, यम हनुमान जी का, यम हाँ। का भी पैर वो है? हाँ, यम का भी पैर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ, और वहां नॉस्ट्रिल से दो अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई। जब दो अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई, तब ये आपको क्लियर हो गया है। अब यहां से मैं थोड़ी सी आगे का स्टोरी, एक और मैथोलॉजी थोड़ा सा ऐड करता हूँ उसमें। क्योंकि अश्विनी कुमार की उत्पत्ति इसी वजह से हुई थी, क्योंकि आप देखोगे कि ना अभी जितने भी मेडिसिन हमारे बनते हैं वो ज्यादातर हॉर्स के ऊपर पहले एग्जामिन होते हैं। आप मेडिकल साइंस खोल के देख लीजिएगा, जितने भी है वो पहले हॉर्स को दिया जाता है। हॉर्स की जो एक पावर होती है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उससे वो जो है ना दवा, वो पावरफुल बन के फिर उसके ब्लड से ही सारी मेडिसिन की निजात होती है, मतलब निकलता है, बनता है। ठीक उसी तरह से इन ये जो हॉर्स है, ये अश्विनी कुमार को भी जो है ना विद्या मिली थी, हर एक चीज की विद्या है उनके पास। बस एक चीज की विद्या नहीं थी कि किसी भी मृत्यु हुए आदमी को फिर से जीवित करना है। ठीक है, वो कैसे उसको जो है ना जीवित कर सके, ये विद्या सिर्फ और सिर्फ जो थी वो किसके पास थी, इंद्र के पास वीनस। थी। शुक्र के पास, हाँ, वो तो शुक्र जी। शुक्र के पास तो थी ही, लेकिन वीनस के पास भी थी, सॉरी इंद्र। इंद्र यूरेनस। के पास थी। तो इंद्र ने क्या किया, ये जो आप जो वीनस बोल रहे हो, जो शुक्राचार्य की कहानी है, ये तो राक्षसों यानी कि मरे हुए को फिर से जीवित कर देना उसी पावर और उसी तक शक्ति से। लेकिन हम्म। मैं जो बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मेडिकल टर्म्स में। मेडिकल टर्म्स में कैसे हम एक इंसान को हम लोग जीवित कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी किसी को बीमारी हो गई जो जानलेवा है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, तो उसको हम मेडिकल थ्रू कैसे उसको हम जीवित कर सकते हैं, ये वाली कहानी है। आप पूरी तरह से खत्म हो गया है, वो बंदा पूरी तरह से मर चुका है, तो उसको जीवित करने ये वाली शक्ति सिर्फ वीनस है। ये दो शक्तियों को आप समझ लीजिएगा कि दो शक्ति हम किस किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पे अश्विनी हम जो कुमार के बात, केस में हम रिकवरी की बात कर रहे हैं। हाँ यहाँ पे जो है ना हम हीलिंग की बात कर रहे हैं कि हम हम्म। कैसे उस चीज को हील कर सकते हैं, एक इंसान को हम लोग किस तरह से, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो डिप्रेशन से हम बाहर कैसे उसको निकाल के लेके आए। किसी भी एक क्रॉनिक कंडीशन जैसे कैंसर्स है, ट्यूमर्स है, ये चीजों से हम कैसे उसको बाहर लेके आए, ये अश्विनी कुमार रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्योर किस तरह से हम उस चीज को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, हेल्थ उसको किस तरह से सर, सुधार। इसीलिए हमें केतु की नीड होती है। केतु की हम रेमेडीज देते हैं जब भी हम किसी को हील कर रहे होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। दैट्स द रीजन बिहाइंड ऑल द थिंग्स। यस यस, डेफिनेटली। क्योंकि केतु अगर नहीं है, तो मैंने आपको कहा ना कि हर एक प्लैनेट को, प्लैनेट का जो है ना सर है,
तो जुपिटर का अगर आप देखोगे तो जुपिटर का सर है, तो उसको पता चल रहा है कि अगला वाला क्या करना चाह रहा है। राहु को पता चल रहा है अगला वाला क्या करेगा। सब हर एक प्लैनेट को पता रहता है। जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था कि 3 दृष्टियां हैं हर एक प्लैनेट्स की। तो हर एक प्लैनेट 3 दृष्टियों में एक एक घर को वो देखता है। और क्यों देखता है? क्योंकि वो हमेशा उस घर को या तो अच्छा करेगा या तो बुरा करेगा। या तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस हाउस से हमको जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, तो अपने आप को प्रिपेयर रखना है। लेकिन केतु ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सर नहीं है। वो ना आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो नहीं देखेगा। वो कहेगा कि मैं इस घर में बैठा हूं तो मैं इस घर के बारे में सोचूंगा और इसी को ही ठीक करूंगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, देखो कि वो जो है ना बहुत शो ऑफ करते हैं कि मेरे घर में इतनी सारी चीजें होनी चाहिए, मेरे घर में ये होना चाहिए, ताकि लोग आए तो वो देखें। क्यों? क्योंकि उनको जो है ना वो पता है कि मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन केतु क्या है? वो अपने लिए काम करता है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जितने भी हीलर्स हैं, वो आप देखोगे वो दूसरों के लिए काम करते हैं। राइट, समझ रहे हो? तो यहाँ पे अश्विनी कुमार जो है ना वो हीलर्स हैं। वो हील करने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से इस चीज को हील कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी जो था कि जो किंग थे, जो इंद्र थे, उनके पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट था कि हम कैसे किसी भी चीज को जो है ना जीवित कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। और ये जो सीक्रेट है, ये सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ ऋषि दधीची को मिला था, इंद्र के द्वारा। कि ऋषि दधीच को बताया गया था, क्योंकि इंद्र तो अब सीधा राजा तो नीचे आ नहीं सकता ना किसी को क्योर करने के लिए, किसी को ठीक करने के लिए। तो वो उन्होंने क्या किया कि राजा ने ऋषि दधीच को बता दिया कि आप जो है नीचे जाइए, आप सबको ट्रीट करिए। ठीक है। तो रिधि और उनको क्या किया था, क्योंकि अब देखिए ऋषि क्या है ना, कि आप अगर ऋषि से कुछ भी मांगोगे वो सीधा दे देंगे। उनको ना किसी चीज की लोभ माया मोह माया नहीं रहती है। तो इंद्र ने क्या किया कि आप उनको ना बता दिया कि देखिए मैं आपको ये बताया हूँ, बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये आप किसी से शेयर मत करिए। अगर आप किसी से शेयर करोगे तो आपका जो सर है वो धड़ से अलग हो जाएगा, जैसे ही आप इसको शेयर करने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे वो दधीजी के पास वो सीक्रेट थी। तो यहाँ राजा इंद्र जो थे, वो एक अपने ही यानी कि जो देव लोगों को, जो देव थे, देवता थे, जैसे अग्निदेव, बाकी शनिदेव, इनको बीमारी ठीक करने के लिए अश्विनी कुमार को अपॉइंट किया गया था। क्योंकि अश्विनी कुमार जो थे वो डॉक्टर थे देवताओं के। और ऋषि दधीच जो थे वो डॉक्टर थे नीचे, यानी कि मनुष्य नीचे जितने भी ऋषि मुनि थे। तो अश्विनी कुमार को डाउट आया कि मैं देवताओं का जो है ना डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे ये सीक्रेट नहीं पता है, ऋषि दधीच को कैसे पता है। तो ऋषि दधीच के पास अश्विनी कुमार जाते हैं और बताते हैं कि देखिए इंद्र ने आपको एक सीक्रेट बताई, वो प्लीज मुझे शेयर करिए। तो दधीच ने कहा कि नहीं, मुझे जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस बताया गया है कि अगर मैं कुछ बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा सर जो है ना धड़ से अलग हो जाएगा। तो अश्विनी कुमार जो थे उस वक्त जो थे बहुत अच्छे जो है ना डॉक्टर थे। तो उन्होंने क्या किया कि ऋषि दजीत से एक बात कही कि देखिए आपका सर धड़ से अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अब आपको जो बताया गया है कि आप ह्यूमन लाइफ में अगर रहोगे, ह्यूमन वे में रहोगे, तब आपका ये धड़ सर अलग होगा। तो अश्विनी क्या किया कि उस धड़ को यानी कि ह्यूमन हेड को हटा के हॉर्स का हेड लगा दिया। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हॉर्स का हेड ट्रांसफर करके सारी विद्या को लेने के बाद फिर हॉर्स को हटा के फिर दधीच का सर जो है ना जोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि अश्विनी कुमार जो थे पूरी की पूरी नॉलेज उन्होंने ले ली दधीच से, और अश्विनी कुमार को वो सारी चीजें नॉलेज मिल गई। ठीक है, ये मैथोलॉजी समझ में आ गया? ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको अश्विनी कुमार के बारे में पता चल गई, आपको एरिस के बारे में पता चल गया, केतु के बारे में पता चल गया, सारी चीजें आपको पता चल गई। तो यहाँ पे ये सवाल होता है कि सर हम प्रिडिक्ट कैसे करें, हम यहाँ से लोगों को देखें कैसे। अब कुमार अश्विनी कुमार तो उन्होंने नॉलेज तो ले ली, सारी चीज़ें तो ले ली, लेकिन हम कैसे अब नॉलेज दे सबको, हम कैसे लोगों को हील कर सकें। राइट, क्योंकि कुल मिला के यही है कि जब आपके सामने क्लाइंट बैठता है तो ये सारी मैथोलॉजी काम में नहीं आती है। काम में सिर्फ आता है कि आप किस तरह से उस प्लैनेट, उस हाउस से जोड़कर आप प्रिडिक्ट कर पाते हो, दूसरों को रेमेडी दे पाते हो।
ठीक है ना। तो यहाँ पे अश्विनी, तो सबसे पहले अब अश्विनी को जानते हैं। सर आप म्यूट हो गए। नहीं, म्यूट नहीं है अशोक जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आ रही है। बीच में आई। हाँ जी। हाँ, हाँ जी सर। अब ऑडिबल। ठीक है। तो यहाँ से अब आपको ये जानना है कि किस तरह से हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो अश्विनी कुमार के बारे में पता चल गया, और अश्विनी कुमार का जो जुड़वा है दोनों, और दोनों का जो सर है, वो सर क्या है, घोड़े का है ना। तो अब हमेशा याद रखिएगा कि घोड़ा कहाँ कहाँ यूज होता है और किस तरह से यूज होता है। तो सबसे पहले घोड़ा, अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं, जब ये मोटरसाइकिल्स, कार्स, ये बाकी चीजें नहीं थी, तो घोड़ा क्या यूज होता था, किसी भी ट्रांसपोर्ट का जरिया बनता था, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यूज होता था। और घोड़ा हमेशा अ, उसके पास ही होता था, जो वो राजा का जो एक पूरा किंगडम था, वो किंगडम में घोड़ा सिर्फ और सिर्फ सेना, जो कि हेड होते थे, या फिर जो मंत्री होता था, या फिर जो डॉक्टर होते थे, उनके पास ही होता था। ठीक है, क्योंकि राजा को कभी भी बीमारी पड़ गई तो डॉक्टर को आना है दौड़कर। तो घोड़ा हमेशा याद रखिएगा कि क्रिटिकल लोगों के पास ही था। जैसे आजकल तो हर एक के पास मोटरसाइकिल है, बाइक है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। प्रजा के पास कुछ नहीं था, प्रजा के पास वो सिर्फ और सिर्फ काम करते थे। लेकिन क्रिटिकल जगहों पर घोड़े का इस्तेमाल हुआ करता था पिछले जमाने। तो घोड़ा क्या है, घोड़ा और कहाँ यूज होता है, अब क्या हो गया है, पहले तो क्रिटिकल लोगों के पास होती थी, और अब घोड़ा सिर्फ और सिर्फ शादियों में यूज होती है। सिर्फ और सिर्फ दूल्हा घोड़ा पे चढ़ता है, बाकी कोई नहीं, है ना। तो अब दूल्हा दूल्हा जब घोड़े पे होता है, तो आप ध्यान रखिए, ध्यान से देखिएगा कि जब कितने लोग होते हैं, बहुत बाराती होंगे, 200 300 लोग होंगे, डीजे बज रहा है, बैंड बाजा बज रहा है, डांस कर रहा है। लेकिन जब बारात किसी के घर के आगे जाती है, तो लोगों का सबसे पहला नजर कहाँ जाएगा, कहाँ जाता है, दूल्हे पर। क्यों? क्योंकि वो घोड़े पे है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, हॉर्स राइड कर रहा है ना। अब यहाँ पे वो जो दूल्हा है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। तो अश्विनी जहां पे भी होगा, वहां पे आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं। ठीक है, अश्विनी जहां पे भी हो, 1 2 3 4, जहां पे भी 10 नंबर पे होगा, तो आप अपने ऑफिस में सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस कैरी करोगे। फर्स्ट 9th हाउस में होगा, तो आप अपने बॉस के सबसे चहेते रहोगे, है ना। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ये मतलब अश्विनी का काम है कि हर चीज को अट्रैक्ट करे। इसीलिए देखिए, अश्विनी ने क्या किया कि दधीची से, अब धोखे से भी कह ले सकते हो, कि धोखे से उसने सारी विद्या को ले लिया, है ना। तो वो क्यों, क्योंकि उसको जो है ना, लो सब जगह से पारंगत करनी है, उसको सबसे मतलब फर्स्ट रहना है, उसको हर एक विद्या पता होनी चाहिए। अश्विनी जहां पे भी होगा, वो जो है ना, सीकर होगा, हर एक चीज लेने की कोशिश करेगा, हमेशा स्पॉटलाइट में होना चाहिए। वो जहां पे भी जाएगा, अपने आप को ना सबसे ऊपर दिखाएगा, शो ऑफ करेगा, कि भाई मेरे पास जो है ना, ये सारी चीजें हैं, मैं शो ऑफ करूंगा। ठीक है, अब ये अश्विनी है। अब नेक्स्ट, अब अश्विनी क्या करता है ना, कि जहां पे भी अश्विनी होगा, उसका ठीक ऑपोजिट जो भी साइन होगी, जो भी घर होगा, उस घर को वो खींचेगा। ठीक है, सॉरी, वो क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं कि अगर आपका 3rd हाउस, तीसरे घर में एक अश्विनी है, और वहां पे 11 नंबर यानी कि एक्वेरियस लिखा हुआ है, एक्वेरियस का ऑपोजिट 9th हाउस, 3rd हाउस का सीधा ऑपोजिट क्या होगा, 9th हाउस होगा, राइट। 3rd हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है, और वहां पे अश्विनी आई हुई है, वहां का ठीक ऑपोजिट क्या होगा,
नाइन्थ हाउस, थर्ड हाउस का जो भी अश्विनी होगा वो नाइन्थ हाउस को अट्रैक्ट करेगा। फर्स्ट हाउस का अश्विनी क्या करेगा, सेवेंथ हाउस को अट्रैक्ट करेगा। अश्विनी जहां पे भी होगा उसके ठीक ऑपोजिट पे वो अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्शन है क्या? हाँ जी निधि जी। अशोक जी अश्विनी कैसे ढूंढेंगे? एक नंबर, डिग्री वाइज। तो हाँ, तो एक आपने तो लेकिन अभी बोला ना कि अश्विनी मान लो तीसरे घर में है, वहां नहीं पे नहीं, हाँ अश्विनी तीसरे घर पे, एक्वेरियस एक्वेरियस साइन। साइन। नंबर कुछ और लिख बोला आपने नहीं नहीं, लेकिन। 11, 11 नंबर का लगन, 11 नंबर का लगन। ओके ओके सर, एक्वेरियस, 11 नंबर के एक्वेरियस लगन पे साइन थर्ड है, हाउस में तीसरे घर पे हाँ, एरीज एसी आया आएगा। हुआ सर है। हाँ। एक्वेरियस जो है ना आपका लगन है, यानी कि फर्स्ट हाउस में आपका 11 नंबर लिखा है, सेकेंड हाउस में 12, थर्ड हाउस में 1 नंबर। ओ अच्छा। सॉरी सॉरी सॉरी, कोई हाँ नहीं, हाँ, कोई नहीं। ठीक है। मुझे भी वो थोड़ी सी। तो ये क्योंकि थर्ड हाउस में अब अश्विनी आया है, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? नाइन्थ हाउस को अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट? अब नाइन्थ हाउस को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हो? अट्रैक्शन का मतलब क्या है ना? मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अभी आप सब लोगों को अट्रैक्ट करूंगा अपनी विद्या से, राइट? मैं अपनी नॉलेज से। तो थर्ड हाउस वाला बंदा नाइन्थ हाउस को अट्रैक्ट कैसे करेगा? हमेशा ये इसलिए मैंने कहा था कि हाउसेस की जो सिग्निफिकेशंस है उसको पढ़िएगा, तो आपको इजी समझ में आएगा। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस है कम्युनिकेशन, राइट? थर्ड हाउस क्या है? कम्युनिकेशन है। नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस आपका लक है, भाग्य है, आपके बॉस हैं। तो आपके बॉस को क्या दिखाओगे? बॉस आज मैंने ना नया फोन लिया हुआ है, बॉस मैं अब जो है ना एक लैपटॉप लिया हुआ है। ये फादर है, फादर को दिखाओगे पिताजी मैंने आज ये लिया हुआ है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन से। थर्ड हाउस आपका पड़ोसी है, पड़ोसी को अट्रैक्ट करोगे, पड़ोसियों को दिखाने की कोशिश करोगे, है ना? नाइन्थ हाउस वहां से खींचोगे, क्या खींच रहे हो आप? लक। क्या खींच रहे हो? अपने बॉस को, अपने फादर को। आप आपकी प्रेजेंस दिखा रहे हो कि मैं जो ना अब कमाने लगा हूँ, राइट? नाइन्थ हाउस की चीजों को। अब यही चौथे घर में 1 नंबर आ जाए, यानी कि आपका जो लगन होगा वो 10 नंबर का, कैप्रिकॉर्न। 10 नंबर का लगन है, चौथे घर में एरीस आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या अट्रैक्ट कर रहा है? 10वें घर को अट्रैक्ट कर रहा है ना, राइट? तो यस सर। 10वें घर को जब अट्रैक्ट कर रहा है, तो चौथे घर का एरीस क्या बताएगा, क्या दिखाने की कोशिश करेगा? चौथे घर का एरीस बताएगा कि मेरे पास गाड़ी कैसी है, मेरे पास घर कैसा है। वो जॉब भी इसी वजह से करेगा कि मैं अपने घर को बड़ा कर सकूं, अगर वहां पे कुछ अच्छे प्लैनेट। क्योंकि देखिए ये सिर्फ एरिस की बात कर रहा हूं मैं, ये सॉरी अश्विनी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर जुपिटर आता है तो उसका घर मंदिर जैसा, अगर यहाँ पे केतु आता है तो उसके घर के अंदर मंदिर, बहुत सारे फोटोज, बहुत सारे आइडल्स भगवान के, ठीक है? अगर यहाँ पे मंगल आता है तो उसके घर में ऐसी चीजें होगी जो लड़ने के लिए, बंदूकें, हाथी के दांत, आइवरीज, और ठीक वो है? उसको शो ऑफ करेगा। उसको शो ऑफ करेगा, ठीक है? उसको लेकिन शो ऑफ कहाँ करेगा। पर होगी? इन फर्स्ट इन विद एरिस साइन और इन लिब्रा साइन, जस्ट जो अपोजिट है फोर्थ हाउस के। हाँ, अगर फोर्थ हाउस का ऑपोजिट से लिब्रा ही आएगा ना, अगर 1 नंबर यस लिखा सर। हुआ तो ठीक सीधा लिब्रा आएगा। तो वो तो जहां वो जहां जा कहाँ रहा पर है। होगी वो चीजें? लाइक हाँ एरिस में होंगी या लिब्रा में होंगी, जिन्हें वो अट्रैक्ट करेगा? हाँ, देखिए चौथे घर को वो बढ़ाएगा और उसको दिखाएगा 10वें घर में। नहीं समझ पा रहे हो? ओके सिंपल समझा ओके, रहा हूँ। समझ गया सर। मतलब अपनी घर की चीजों को वो अपने प्रोफेशनल स्पेस में वो एक्सप्लोर करेगा। एक्सप्लोर करेगा और उन लोगों को हमेशा घर के अंदर बुलाएगा कि आइए देखिए हमारे घर में क्या क्या है। अपनी बाइक लेके जाके बताएगा, देखिए मेरी ये बाइक है, नई बाइक है, कार नहीं है, सुख सुविधाएं है ना चौथे घर पे। अपनी मदर के प्रति उसकी बहुत ज्यादा जो है ना इमोशनल अटैचमेंट्स रहेगा। अपनी मदर को दिखाएगा कि मेरी मदर ऐसे ऐसे फूड बनाती है, खाना बनाती है, अगर चंद्रमा आ जाए चौथे घर में। आपने कंजंक्शंस के बारे में किसी ने पूछा था मुझे,
तो कंजंक्शंस का यही रूल है, एक नंबर लिखा हुआ है वहां पे चंद्रमा आ जाता है ना। तो चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा क्या है? फूड है, आपका इमोशंस है। तो चौथे घर में आप अपने फूड के लिए जो है ना ज्यादा वो करोगे, उसको आपको वैरायटी चाहिए ना खाने के लिए। चौथा घर है एरिस, अगर एक नंबर साइन है, आप खुद अच्छे अच्छे खाने के बारे में बताओगे। फूड है, इमोशंस है, आप उससे जुड़े रहोगे, इमोशन से जुड़ोगे। 12वें घर में। अगर एक नंबर 12वें पे आता है, 12वें का ऑपोजिट आपका 6th हाउस आता है नीति जी, तो यहाँ पे आपका एक नंबर एक्सपेंडिचर्स को दिखा रहा है। आप ऐसे जगहों पे आप दान करोगे और पिक क्लिक करके उसको सोशल मीडिया में डाल दोगे, है ना। डोनेशंस जो आजकल बहुत सारा ट्रेंड में है, आप डोनेशंस करते हो, क्योंकि 12th हाउस डोनेशंस है, खर्चों का है ना, हॉस्पिटलाइजेशन से। आप दूसरों के आगे, यानी कि जैसे 6th हाउस का जो रिलेशंस अगर मैं कहूँ तो आपके बुआ होंगे, आपके मामा या मामी होंगे, तो वहां से वहां उन लोगों को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे। और इनके सारे जो देखोगे ना, ये लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए रहते हैं, मामा मामी, है ना। रिलेशनशिप्स में बात करो, अगर कार्मिक चीजें, अगर वर्क प्रोफाइल जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, वहां पे भी आप डोनेशंस थ्रू उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे कि मैं आज ये डोनेशंस करता हूँ, इसका फल स्वरूप मेरा 6th हाउस अच्छा हो जाएगा। लोन, रोग, ठीक है। फिर आपके जो शत्रु हैं, शत्रुओं को आप जो है ना उसको हटाने के लिए, कि मेरा शत्रु हट जाए, मैं डोनेशंस करता हूँ। आप ऐसे जगह पे विजिट करोगे, मंदिर में, ऐसे मंदिर में जाओगे जो पहाड़ के ऊपर है, बहुत हाइट में है, आपको ये विजिट करना, आप हाइकिंग करना आपको बहुत पसंद होगा, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो 6th हाउस को। अब डिपेंड करता है कि और कौन से प्लैनेट है। अब यहाँ तक कितना मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है एकदम। जी सर, मैं ये सोच रही थी सर अपने हिसाब से कि अगर मेरे 5th हाउस में है तो मैं 11 हाउस को अट्रैक्ट करूंगी, जिससे मैं अपने नॉलेज को शो ऑफ करने की कोशिश करूंगी या हाँ, नॉलेज से अट्रैक्ट करने की कोशिश यस, करूंगी। यस, यस। पांचवें घर है, पांचवें जी। घर से आप सीधे 11वें घर को जो है ना, पांचवें घर को बढ़ाओगे, अपने नॉलेज को बढ़ा के 11वें घर से अट्रैक्ट करोगे। आप देखो, आपका नॉलेज आप सोशल मीडिया पे शेयर करोगे, इंटरनेट पे शेयर करोगे, हम्म। क्योंकि आपके पास नॉलेज है। जी। पांचवें घर से नॉलेज ले रहे हो, शुरुआत की हो, तो 11वां घर क्या है? इंटरनेट है, टाउ का घर है। आप उसको इंटरनेट थ्रू बढ़ाने की कोशिश करोगे। आप देखो ना, ऐसे लोग एक अफर्मेशंस भी अपने साथ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा पूर्ति करनी है। हर रोज अफर्मेशंस भी करेंगे, वो लिखना शुरू कर देंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो उसकी उनकी इच्छा पूर्ति होती ही नहीं है, क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति है। ठीक है। जी सर, एट्रैक्शन तक तो ठीक है कि केतु जहाँ पे मतलब जहाँ पे अश्विनी आते हैं वहां से एट्रैक्शन हमारे 7वें घर को ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम्म। तो कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो अट्रैक्ट होते भी है। हाँ, होंगे, होंगे ना, क्योंकि अगर आपने केतु को जागृत कर लिया है तो अट्रैक्ट होंगे। केतु को सही से उसका इस्तेमाल, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा ना कि और भी प्लैनेट्स का कंजंक्शंस भी मायने रखता है। हम्म। अगर वहां पे शनि आ गया, मान लीजिए कि शनि 11वें घर पे बैठा है, तो आप क्या करोगे? शनि को अट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं होगा, वो अट्रैक्ट होने नहीं देगा। शनि 5वें घर पे आ गया, अट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वहां पे होगा, लेकिन धीरे होगा, बहुत डिले कर देगा उस चीज को, बहुत मेहनत करवाएगा आपको, है ना। आप देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो क्लिक नहीं हो पाते। और कुछ लोग हैं जो 4-5 वीडियोस डालेंगे, ऐसे क्लिक हो जाते हैं। यही रीजन है कि आप जो कर रहे हो अगले वाले जगह से अट्रैक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना एकदम? अश्विनी एक्चुअली है क्या? जी। अश्विनी, अश्विनी कुमार क्या करते हैं? तो वो अगले वाले को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे और बता सकता हूँ कि आप देखिए कि सबका अपना अपना एक डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर।
कि मैं इनके पास जाता हूँ तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता हूँ, हम्म, ठीक है। दूसरों के पास जाता हूँ तो मैं ठीक नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि वो अच्छा नहीं देखता है। आपका एक डॉक्टर के साथ लगाव रहता है कि ये डॉक्टर ही जो है ना मेरे लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि जिस भी जगह जो भी हाउसेस होगा उसका ऑपोजिट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, सीधी बात है। अगर आप एक नंबर आपका अगर लगन में है, तो वो जो डॉक्टर से आप कन्वे कर रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस हाउस से आपका कनेक्शन है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बनता है। एक नंबर पहले घर में लिखा हुआ है, एरिस साइन में ही है, तो अपने वाइफ को अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करता है। अपने वाइफ के लिए वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आता है, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करता है, जो ऑफिस में रहते हैं, जो बिजनेस करते हैं, अपने नॉलेज के थ्रू, है ना, अपने आइडियाज के थ्रू वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। सॉरी। तो यहाँ पे अगर क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो प्लैनेट बताएगा, दूसरा प्लैनेट। मेरा तो आज का जो टॉपिक है वो तो सिर्फ और सिर्फ अश्विनी है। अश्विनी को समझिए, बाकी प्लैनेट जब भी आएंगे तो उसके साथ आप उसको मर्ज कर दीजिए कि हाँ ये है, ये प्लैनेट का सिग्निफिकेशंस है, ये हाउस के सिग्निफिकेशंस है, ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताई थी कि हम जो है ना, एक सर जी ने बुक आपको दिया हुआ था, कर्म विपाक संहिता का। तो थोड़ी सी कर्म विपाक संहिता के बारे में भी जान लेते हैं कि एक्चुअली कर्म विपाक संहिता है क्या। तो कर्म विपाक संहिता जो है वो एक पेंडिंग कर्मा के थ्रू, पेंडिंग कर्मा जैसा है कि आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किया था, कि इस जन्म में उस कर्म का जो है ना, या तो आप भोग रहे हो या तो उसका फल ले रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये शंकर भगवान भोलेनाथ पार्वती को बताते हैं। कर्म विपाक संहिता जो है एक नॉलेज का आदान प्रदान, एक कन्वर्सेशन है दोनों के बीच में, कि शिव जी ने कैसे अश्विनी के चारों पदों के बारे में बताया है, पूरे नक्षत्र के बारे में बताया है, फिर उसका फल भी बताया है, और उससे क्या प्रॉब्लम होगा आगे जाके, नेक्स्ट आपका जो लाइफ होगी, वो चीजें बताई हुई है। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, और स्टोरी के बारे में मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, ठीक है, वो मैं आगे करूंगा। तो आज, क्योंकि अगर मैं फिर स्टोरी में चला जाऊंगा ना तो ये ब्रेक हो जाएगा, जो अभी अच्छा बना हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि स्टोरीज के थ्रू ही आपको बताऊंगा कि क्या है। आप वो बुक लीजिएगा, वो बुक को पढ़िए, मैं जो बोल रहा हूँ वो मैच हो रहा है कि नहीं, अब बात करिए, देख लीजिए। जैसे कि पहला पद, पहला चरण, पहला चरण का जो स्टोरी था, वो स्टोरी ये था कि किसी को, मतलब लोभ के जरिए, यानी कि किसी को अट्रैक्ट, जैसे मैंने कहा था अट्रैक्ट, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए किसी की हत्या कर देना, ठीक है। उस चीज को पाने के लिए किसी की हत्या कर देना, वो स्टोरी आप पढ़िए, पूरा स्टोरी पढ़िए। तो जब आप उस चीज को, किसी चीज को पाने की आप हत्या कर देते हो, तो ये जो कर्स है वो आपके नेक्स्ट जो जन्म होगा, वहां पे आप प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये अट्रैक्शंस के, जैसे कि अभी मान लीजिए कि एक नंबर का जितना भी मैंने आपको कहा है, वो उसके साथ जैसे सैटर्न का आना, मंगल का आ जाना, ये क्या कर रहा है कि, सॉरी मंगल का नहीं, शनि का आना, राहु का आना, ठीक है, ये सारी चीजें, जुपिटर का भी यहाँ पे आना, तो ये आपके पूर्व जन्म की एक स्टोरी को बताते हैं, कि आपने पूर्व जन्म में आपका अश्विनी खराब था, जिसके वजह से ये जन्म में आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। अब यहाँ राहु आता है, तो कहीं ना कहीं आप पिछले जन्म में मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी कि आपको ये चीज चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म में आप पिछले जन्म बोलो, पिछली जो कितनी भी आप स्टोरी पढ़ोगे ना, वो स्टोरी में ना सोने का जिक्र बहुत ज्यादा होता है, पैसे का जिक्र नहीं होता है, सोने का जिक्र ज्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त जो है ना सोना ही बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमारे देश को कहा गया था कि सोने की चिड़िया है, क्योंकि वो समय सोना ही था, उस समय और कुछ भी नहीं था। सोने को पाने के लिए किसी की मृत्यु कर देना,
ठीक है। उस चीज को पाने के लिए किसी की मृत्यु कर देना, ये जब होता है तब उसका दूसरा जन्म जब होता है तो उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट्स दिखता है। ठीक है। अगर वहां राहु आ जाता है तो किसी लोभ यानी कि चाहत के जरिए। अब जुपिटर उपटर जब आएंगे तो मैं बताता हूँ। तो पहला हाउस का अट्रैक्शन, किसी की चीज को पाने की खोज में किसी की हत्या कर देना। ये सारी चीजें जो मैंने अभी कही है ये पहला ही कर विपाक संहिता का ही एक जो है ना कहानी है, उसी से ही अब मैंने लिया हुआ है। और यही चीजें जो है हमें जब देखेंगे पहला चरण है, तो सर आप उसका ऑपोजिट देख लीजिए। आपने उसको अट्रैक्ट करने के लिए किसी की जो है ना प्रॉब्लम्स जो है ना बढ़ा दिए। जैसे कि आप अगर थर्ड हाउस की बात करो तो पड़ोसियों को सताए हुए हैं आप, सताए हो आप, इस वजह से जो है ना नाइन्थ हाउस को अट्रैक्ट कर रहे हो। नीति जी आप कुछ बोलना चाह रहे नहीं नहीं, मैं तो अपना देख के खुश हो रही हूँ सर, मेरा राहु है साथ में। हैं? मेरे 12वें घर में राहु है, लेकिन सूर्य भी है साथ में। हाँ, तो सूर्य वहां पे उच्च के हो गए हैं। हाँ। तो कहीं तक आप कुछ हद तक जो है ना बच गए हो। क्योंकि सूर्य उच्च के हो गए हैं तो राहु का जो एक प्रभाव था जो सूर्य ग्रहण करता था, वो हम्म। प्रभाव को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हटा दिया सूर्य की तेज ने। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो जहां पे भी होगा उस चीज को पाने के लिए आपने कुछ गलत किया हुआ है। उस चीज को लेने के लिए आपने किसी की हत्या कर दी या किसी को धोखा दे दिया कुछ, वो सारी चीजें जो है ना पहले पद के बारे में है। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को? ओके, चल दो। अब आगे चलते हैं। जी धनज कुछ बोलना है? जी सर, जो आप ये बोले ना कि एक नंबर में अगर जैसे राहु आ गया तो मटेरियल लाइफ से ज्यादा इंटरेस्ट की वजह से पास्ट लाइफ में कुछ दिक्कत हो सकती, मतलब वहां से कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है। कैरी फॉरवर्ड होता है। हाँ, तो सर वो हाउसेस के हिसाब से होगा या फिर प्लैनेट्स के हिसाब से होगा, जैसे जुपिटर, मार्स, केतु, कुछ भी वन हाँ, नंबर। वो मैंने कहा ना कि राहु, शनि, ठीक है, राहु, शनि और जुपिटर, ये तीन अगर यहाँ पे होते हैं तो एक थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक हाउसेस है। की कोई बात नहीं, किसी भी हाउसेस में हो। किसी भी हाउस में होंगे तो उस हाउस के लिए ठीक सीधा उसके अपोजिट वालों को आप अट्रैक्ट करने के चक्कर में आपने वो गलत काम करी हुई है। सर इसमें पद कुछ रोल करता है, जैसे कि चार। पहला पद, हाँ, पहला पद मैंने कहा ना, पहला पद। पहला पद में ही ये होगा, अगर हाँ, दूसरा होगा तो चेंज हो अब जाएगा। दूसरा क्या होगा मैं बताता हूँ। ठीक है। ये पहला पद के बारे में। अब दूसरा क्या है? दूसरा पद जो होगा वो, ये जो दूसरा पद है ये वीनस का हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा जो है, अब अगर मैं सेकेंड हाउस की बात करूं, देखिए दूसरा पद सेकेंड हाउस में जाएगा। ठीक है। पहला पद पहले घर में, दूसरा जो पद है वो सेकेंड हाउस में जा रहा है प्लैनेट वाइज। मैं पीपीटी आपको शेयर करूंगा, उसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब दूसरा पद ये जाता है टॉरस साइन में जाएगा यानी कि वीनस में। तो टॉरस साइन है क्या? टॉरस साइन एक्चुअली है फैमिली का। सेकेंड हाउस है आपके रिसोर्सेस का। सेकेंड हाउस है आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेशंस, है ना, आप बात करने का ढंग है सेकेंड हाउस। हाँ, एक क्वेश्चन आया होगा जर्नल से, मुझे पता है कि यहाँ पे मैं स्टोरस की क्यों बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने आपको कहा वो पीपीटी में लिखा हुआ है, आपको बताऊंगा उसको। जब हम नौमांस देखते हैं ना, जब किसी चीज की नौमांस हम देखेंगे, तो नौमांस अगर मान लीजिए एरिस का देखेंगे तो एरिस का नौमांस क्या आएगा? किसी को आइडिया है एरिस का नौमांस क्या आएगा? अच्छा, नौमांस नहीं है याद है। अच्छा रश्मि जी आपको पता है? रंजन जी आप म्यूट पे हो। ये नहीं, एक्चुअली यहाँ नेटवर्क का पूरा इशू था तो मैं थोड़ा टाइम को मतलब कुछ सुनाई नहीं, तो अभी आया तो नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप एक बार देख लीजिएगा। मैं ये पूछ रहा था कि अगर एरिस लगन है तो उसका नौमांस क्या आएगा? ठीक है। हाँ, ठीक है। नौमांस मतलब क्या है? नाइन्थ पार्ट।
नौमांश क्या है, उसका नाइन्थ पार्ट, ठीक है। 9 भाग जब करेंगे हम, तो 30 डिग्री का जो है 9वां भाग कहाँ पे जाएगा? 30 डिग्री का एक घर है, तो उसका नाइन्थ पार्ट कहाँ जाएगा? नाइन्थ हाउस में, सैजिटेरियस। यानी कि एरिस का नाइन्थ हाउस क्या होगा? सैजिटेरियस, नाइन्थ हाउस। ठीक है। उसी तरह से नक्षत्र का जब हम 3.20 एक चरण का है, यानी कि एक पद का है, तो उसका नौमांश कहाँ जाएगा? टॉरस पे, यानी कि वीनस पे। बात समझ में आई झरना जी? नहीं आई? एक हाउस में कितने चरण है? 4 चरण सर। 4 चरण है। और नहीं, एक हाउस में कितने चरण है? मैं एक नक्षत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नौ हाउस में। चरण 9 चरण, 9 चरण। हाउस में 9 चरण। 9 चरण है। तो नाइन्थ 9 चरण, यहाँ पे 9 पद कंप्लीट हो गए, है ना? तो उसका नौमांश कहाँ चला गया? टॉरस पे गया है। हम्म। टॉरस पे गया है ना? अभी भी क्लियरिटी नहीं आई? तो चरण और पद अलग अलग है क्या? नहीं, दोनों एक ही है। मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, थोड़ा चरण जो है ना नॉर्मल हिंदी है, पद जो है संस्कृत है, और दोनों एक ही है। पद और चरण एक ही है। ठीक है। पद मतलब पद, चलने का पद। चरण भी वही है। Sorry, अभी भी क्लैरिटी नहीं आई? पहले घर का जो नॉर्म, अभी मैं शेयर करता हूँ, पीपीटी शेयर करता हूँ, उसमें समझाता हूँ। देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना नौमांश मतलब नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट इसका कहाँ पे जा रहा है, ये आपको ध्यान देखना है। जब कभी भी एरिस, ये नक्षत्र भूल जाइए, एरिस का 9वां पार्ट कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि नाइन्थ हाउस में जाएगा एरिस का। अभी नक्षत्र आप भूल जाइए, एरिस का। अब यही अगर मैं नक्षत्र के थ्रू देखूंगा, तो नक्षत्र के क्या होते हैं? चरण होते हैं, है ना? तो नक्षत्र के जो चरण है, वो चरण देखिए यहाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 हो गया, ये 9 हो गया। अब ये घूम के कहाँ चला जाएगा? सेकेंड हाउस में। तो यानी कि अश्विनी का पहला चरण, ये अब मैं किस चरण की बात कर रहा हूं? दूसरे चरण की बात कर रहा हूं, राइट? तो दूसरे चरण से 9 पार्ट गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां पार्ट कहाँ गया? टॉरस में गया है। क्लैरिटी आई अभी? नीति जी आप म्यूट पे हैं। एरीज के बाद टॉरस आता है, इसलिए वो नेक्स्ट उसमें चला गया। हाँ, नहीं, हम चरण की बात कर रहे हैं, तो हम हाँ नाइन्थ चरण। पार्ट की बात कर रहे हैं कि सेकेंड हाउस, इसका नाइन्थ पार्ट कहाँ जा रहा है? एरिस का जो नाइन्थ पार्ट है, ये अश्विनी का दूसरे चरण का जो नाइन्थ पार्ट है, वो कौन से हाउस में जा रहा है? नाइन्थ हाउस का जो है वो टॉरस में जा रहा है, यानी कि सेकेंड हाउस में जा रहा है। ये आप पार्ट किसके कर रहे हो वो नहीं समझ पा रही मैं। देखो, मैं 1 मिनट इंटरफेयर हाँ करना जी 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 चाहूँगा। सर जी। 1 सेकंड के लिए इंटरवीन करना चाहूँगा। देखिए, आप बात को समझिए, सीधी सी बात है। जो राशि है वो एक ट्रैक है, एक रास्ता है, ठीक है ना? उस रास्ते को अगर हम पार्ट्स में बांट देते हैं, जब वो बोल रहे हैं नौ 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 मांश, 9वां अंश, ठीक है ना, तो उन चीज़ों को घबराइए मत। 9वां अंश, 10वां अंश, ठीक है ना, इस तरह से ये आगे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना। हर घर को जो है हम कितने भी पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो जब 9 पार्ट में बांटा, तो वो उसकी बात बता रहे हैं सिर्फ एरिस से, और कुछ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। और जो बांटने की बात हो रही है वो यही हो रही है कि बार बार बेसिक को समझो। 30 डिग्री की एक राशि, उस राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र, एक नक्षत्र के अंदर 4 जो है वो पद हैं, और टोटल 9 पद जो हैं आपको कहाँ मिलते हैं? एक राशि के अंदर मिलते हैं। बस ये सिंपल सा और है, और कुछ इसमें है ही नहीं। अभी बातें यहाँ तक की क्लियर हुई? निधि मैम, क्लियर हुई बात आपको? सर ये तो मुझे क्लियर हो गया, लेकिन क्या हम नक्षत्र को भी नवमांश में डिवाइड कर रहे हैं क्या? जी हाँ, एक्चुअली देखो। मैम उनके पद काउंट कीजिए ना। जैसे आप पद काउंट करोगे फर्स्ट के अलावा, फिर सेकंड से जब आप काउंट करोगे, तो फिर आप थोरस में ही जाओगे ना, फिर डेफिनेटली जब आप काउंट जी करोगे तो। चलो, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। जी। अभी अशोक जी आप बताएं। ठीक है। निधि जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, आप ना सिर्फ पद काउंट करिए, क्योंकि एक हाउस में अगर 9 चरण होते हैं, 9 पद होते हैं, हम्म।
तो जब मैं ये सेकंड पद का नौमांस निकालूंगा तो नौमांस मतलब नाइन, नौ हम्म। मांस, मांस मतलब पार्ट, हाँ। नाइन्थ पार्ट। तो इसका जो नाइन्थ पार्ट होगा, ठीक है, इसका जो नाइन्थ, क्योंकि हमारे पास कितनी है, पूरे 12 है ना, 12 राशियां हैं, हम्म। राइट। तो हम नाइन्थ पार्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये दूसरे चरण के नाइन्थ हाउस को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो जब हम यहां से काउंट करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ, ठीक है। आठ और नौ जो है वो टॉरस में चला जा रहा है, यानी कि सेकेंड हाउस में जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अश्विनी का जो दूसरा चरण है वो कहीं ना कहीं टॉरस के अंदर जाएगा, नौमांस, नाइन्थ पार्ट। ये नाइन्थ पार्ट से हम फल कथन करते हैं। जो हमारे पास देखिए, D9 है, D1 है, D10 है ना, D60 है, D45, D30, मतलब ये चार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हैं। देखा ना, मतलब D3 हो रहा है, यानी कि D2, ठीक है। तो ये चार्ट्स डिविजन्स है। नाइन्थ हाउस नौमांस मतलब नाइन्थ पार्ट। तो किसी भी नक्षत्र का आप नाइन्थ पार्ट कैलकुलेट करने के लिए वहां के आगे का चरण आप गिनेंगे कि कितने पद पे है वो, तो वो पद कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो इनका जो सेकंड हाउस का जो पद है नवमांश, वो चला गया है दूसरे हाउस में, यानी कि टॉरस, यानी कि वृषभ राशि में। जी जी झन्ना जी। सर फिर कृतिका का जो हस्तोरस में जो कृतिका का अगर हम 3 नंबर पद से स्टार्ट करें। आप कंफ्यूज हो रहे हो, D1 और D9, ठीक है, नक्षत्र के पद और नक्षत्र के नौमांश के पद पे आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं डी मतलब नौमांश की बात कर रहा हूं, पद की बात नहीं कर रहा हूं। पद तो वो वही है, एक, दो, तीन, चार, कृतिका तक, अश्विनी से कृतिका का पहला पद तक एरिस में ही आएगा। पद और D9 में आप डिफरेंस को समझिए। सर अब मैं कुछ पूछूं? हाँ जी जी रंजन जी। सर इसका मतलब क्या ये हुआ कि अगर किसी के जन्म के लग्न में कृतिका नक्षत्र का दूसरा चरण आया हो, तो हम्म। जब हम उसका नवमांश निकालेंगे वो नहीं। उसका लग्न वृषभ राशि का दूसरा चरण आएगा। ऐसा है नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं आएगा। मतलब सर मतलब किसी आपका का जो अगर। चरण है, देखिए, अगर आपका, जैसे आपने कहा, कृतिका का दूसरा चरण पे अगर वो लगन में है, हम्म, वो हम्म, सही है, दूसरा हम्म, चरण लगन पे है, ठीक है। अब वो फल कहाँ पे दे रहा है, किस तरह का फल है, वो हम वहां से फिर उस कृतिका नक्षत्र का D9 पे जाएंगे। अच्छा, तो जब हम जब हम, प्रेडिक्शन करेंगे तब। हाँ, जब प्रिडिक्शंस पे जाएंगे तब उसका जो पद है वो जाके कहाँ पे जा रहा है, 3 नंबर पे जा रहा है, 4 नंबर पे जा रहा है, 5 नंबर पे जा रहा है, D9 पार्ट कहाँ जा रहा है। अभी हम जब D1 देखते हैं ना, हमारे पास D1 की चार्ट आती है एक, जैसे आप डालोगे D1 आ जाता है सामने, राइट। मतलब डिटेल्स, ये किस तरह का फल निकालने के लिए हम देखेंगे मतलब? नक्षत्र को और सूक्ष्मता से जानने का। नहीं ऐसा भी तो हो सकता है किसी का D1 में कर्क लग्न हो तो उसका D9 में भी उसी कर्क लग्न में ही आए। हाँ, तो वो तो वर्गोत्तम है ना, हाँ। तो उसको वर्गोत्तम कुंडली कहते हैं ना। हम्म, तो वर्गोत्तम को समझिए आप, जब कभी भी हाँ ऐसा हाँ आता है तो वर्गोत्तम एक्चुअली है क्या, हाँ। है ना। वर्गोत्तम हम्म, ये है कि आपको ऐसी चीजें मिली है जो आप जैसे आए हो वही फल आपको मिलेगा। मतलब D1 और D9 में प्लानेट हो लग्न हो वो अगर सेम राशि में आ जाए तो अभी हाँ अभी रश्मि जी उस ठीक। टॉपिक में मत जाओ। अभी हाँ हाँ अशोक पे रहो। अभी वो हाँ, दूसरों के लिए प्रॉब्लम। हाँ। हाँ सर। ठीक है। वो सर मैं नहीं पूछ रहा हूँ एक्चुअली सर, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि सर जो बता रहे हैं कि सर जो मतलब मतलब पदा से फिर जो 9 हम गिनेंगे वो हम क्यों गिनेंगे? तो यही हाँ, मैं सर समझ नहीं। नहीं, वो जो है ना D9 की पार्ट है वो, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि अब चलते हैं दूसरा चरण पे। जो उसका दूसरा चरण है वो चला जाएगा टॉरस में, आप सभी को अब क्लियर है। दूसरा चरण एरिस पे तो रहेगा, बट उसका नौमांश D2 में जाता है, यानी कि सॉरी, टॉरस में जाता है दूसरे पे। ये जब कर्म विपाक संहिता पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि वहां पे मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। क्योंकि वहां पे कर्म विपाक संहिता जो है ना वो फल कथन है, और D9 हमारा फल देता है। D1 जो है ना वो सिर्फ पेड़ है।
अब वो कौन सा पेड़ है, जैसे कि आपकी राशि है, किसी आपका अलग राशि है, झरना जी का अलग राशि लगन है, निधि जी का अलग लगन है, मेरा अलग लगन है, राइट। हमारा सबका अलग अलग पेड़ है ना। तो अब ये जो D9 है, D9 में हम उस पेड़ के अंदर कौन सा फल लगेगा, कितना फल लगेगा, अच्छा फल लगेगा या खराब लगेगा, वो तो बताएगा D9। D1 से तो मैं ये बता सकता हूं कि आपका कौन सा पेड़ है, आपका पेड़ कैसा है, कितनी हाइट का है, कितना स्वस्थ है, आपका जड़ कैसी है, आपके तना कैसे हैं, पत्ते कैसे हैं। लेकिन उसका फल जो है वो तो D9 बताता है। क्या इसका सर एक सर एग्जांपल से आप कुछ मतलब कोई सर मतलब सॉफ्टवेयर में सर कुंडली डाल हाँ, के जैसे कि इस अभी एक पीडीएफ एग्जांपल ले एक लेता हूँ, सर 4 नंबर एग्जांपल। की कुंडली, 4 नंबर की कुंडली अगर मैं ले लूँ, 4 नंबर का लगन है ना, ठीक है। तो 4 नंबर का लगन क्या है, बंदा बहुत ज्यादा इमोशन है, आप ये बता दोगे सीधा सीधा, राइट। लेकिन नौमांस में जाके वो 4 नंबर और चंद्रमा कहाँ पे बैठा है, वो भी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी 4 नंबर लगा लगन का है, और उसका जो स्वामी है, 4 नंबर का स्वामी कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा जाके बैठा हुआ है कहाँ पे, चौथे घर में। लेकिन नौमांस में अगर देखोगे कि चंद्रमा जो है वो चला गया है 10वें घर पे, तो उसका जो इमोशंस है, उसका जो एक सुख सुविधाएं हैं, वो कहाँ पे जाके उसका फल मिल रहा है, 10th हाउस से। जितना वो काम करेगा उतना अपने 10th हाउस को बढ़ाएगा, अपने 4th हाउस को बढ़ाएगा, क्योंकि लगन में चंद्रमा चौथे घर पे है, D9 में चंद्रमा 10th हाउस में है। अगर वही चंद्रमा D9 में 9th हाउस में है, तो फादर से उसकी जो है ना सुख सुविधा, यानी कि फादर की प्रॉपर्टी से इसकी चौथे घर को मिलेगा, जैसे कि गाड़ी हो, बंगला हो, ये अपने फादर से लेगा। इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये सारी चीजें मैं और बताऊंगा। सबसे पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि पद दो, आप भूल जाइए कि वो कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। आप दूसरा पद देखिए, अश्विनी का दूसरा पद। जैसे अश्विनी का दूसरा पद देखोगे, सीधा सीधा प्रिडिक्शन आप करिए, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिडिक्शंस क्या होगा, देखिए दूसरे घर में। ये ना 9 की एनालॉजी होती है। जी 9 की एनालॉजी में 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हर कुंडली के अंदर जब भी कोई कुंडली होती है उसमें नवमांश हमेशा बगल में दिया होता है D1 के। यही एक कारण है, क्योंकि D1 जो है वो जैसे अशोक सर ने बताया वो एक पेड़ है, परंतु वो पेड़ के जो फल हैं वो किस प्रकार से आने वाले हैं वो जो है हमें D9 यानी कि नवमांश चार्ट से पता लगते हैं। नवमांश चार्ट बड़ी सिंपल भाषा में हमारे जीवन यापन का चार्ट है, जो कि इवन तक आपके स्पाउस का चार्ट भी माना जाता है। तो ये इसी में आप समझ लो कि जीवन यापन स्पाउस कितने इंपॉर्टेंट दो कीवर्ड्स आते हैं। इसलिए नवमास चार्ट को बगल में रख के D1 के प्रिडिक्शंस की जाती हैं। और जो नवमास चार्ट है वो और सूक्ष्मता से बातों को बताता है, रिजल्ट बताता है। हर जो चार्ट है एंड ऑफ द डे रिजल्ट ही बता रहा है कोई ना कोई। बस इतना ही है फिलहाल तो। बाकी अभी जब नवमास टच करेंगे तो अशोक जी बता देंगे आगे का आगे। सॉरी अशोक जी, आप बताएं प्लीज। जी जी, कोई नहीं सच है। तो यहाँ पे अब दूसरे पद की बात करते हैं, अश्विनी का दूसरा पद कहीं पे भी हो, ठीक है, जहां पे भी जा रहा हूँ अश्विनी का दूसरा पद, ये याद रखना, जैसे कर्म विपाक संहिता में बताया गया है कि जो सेकंड पद है उसमें सेकंड हाउस यानी कि रिसोर्सेस है, फैमिली है, इसको खत्म कर देना, सेकंड पद जहां पे भी होगा, ठीक है। आप सेकंड हाउस हमारा क्या है, बैंक बैलेंस भी है, राइट। सेकंड हाउस हमारा बैंक बैलेंस है, हमारी सारी जो लिक्विड मनी है वो सेकंड हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हो कि कर विपाक संहिता में कहा गया है कि उसको पाने के लिए आपने पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया, ठीक है। कर विपाक संहिता कहता है कि उसमें कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे, जैसे कि एक नाम है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उनकी एक फैमिली रहती है, बेटा रहता है, एक बेटा रहता है, और वाइफ एंड हस्बैंड रहते हैं, और उनके किसी दोस्त को बुलाते हैं अपने घर पे रहने के लिए, वो व्यापार करने के लिए आता है। और वो सारी एक दिन क्या करता है कि उस फैमिली की जो है ना सोना चांदी जहाँ पे रखा हुआ है वो देख लेता है, और उसको पाने के लिए उसने पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर देता है, यानी कि बाप और बेटे को मार देता है, वाइफ को नहीं मारता है। तो यहाँ पे वाइफ की क्या खत्म हो गई, रिसोर्स खत्म हो गया, राइट।
तो उस जो उसकी उनकी जो वाइफ थी उसका रिसोर्स खत्म हो गया, यानी कि उनके बेटे या उनके जो हस्बैंड थे वही तो कमा के लेके आते थे, और वो सारा का सारा जो सोना है वो लेके चला जाता है। ठीक है। तो ये सेकेंड हाउस से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पूरी फैमिली को ही इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक। तो जिसका भी सेकेंड अश्विनी नक्षत्र का सेकेंड चरण आता है, ऐसे इंसान के प्रॉब्लम होती है बच्चों की, ऐसे इंसान के बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है। और क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जहां सेकंड पद अगर होगा तो आप देखोगे कि ऐसे लेडी के ही जब जब वो प्रेग्नेंट होगी तो बच्चे होने में दिक्कत होती है। सर सर एक सर सवाल है कि सर ये जो अश्विनी नक्षत्र का जो सेकंड चरण आएगा, ये सर कहाँ आएगा? मतलब वो तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र होगा। आप वो छोड़ हाँ। दीजिए, आप वो पद को चरण को अभी पकड़िए मत, खाली अश्विनी का दूसरा पद का प्रिडिक्शंस देखते जाइए। ठीक। ठीक है, मैं उसको फिर क्लैरिटी करूंगा एक दिन। जी झरना जी। सर आपने जैसे अभी पकड़ा ना अश्विनी का, अश्विनी एरिस में आपका लगन में पकड़ा आपने, जो हमने चार्ट देखी थी अभी। तो इस हिसाब से आपने, क्योंकि उसका सब जो सेकंड भाव सेकंड आ रहा है वो सेकंड हाउस पे आ रहा है टॉरस में, क्योंकि टॉरस वहां बैठे हैं। अगर हम किसी के चार्ट में अगर एक नंबर जैसे कि फोर्थ हाउस में बैठा है, तो उसको उसको फिफ्थ हाउस से रिजल्ट मिलेगी, मतलब जो टॉरस होगा तो वो फिफ्थ हाउस में आ जाएगा। एरिस अगर फोर्थ हाउस में होगा तो। नहीं 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 नहीं, वो तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। फिफ्थ, एक एक घर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपका जैसे कि डिग्री देखिए, आपका क्या है, अश्विनी का दूसरा चरण है। दूसरा चरण कहीं पे भी होगा, एक नंबर ही लिखा होगा। अश्विनी का डिग्री वाइज आप देखिए कि आपका डिग्री क्या है, 5 डिग्री का है, 6 डिग्री का है, तो आपका दूसरा पद है। जो सेकंड पद होगा वो मतलब टॉरस में ही होगा। आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप उसको भूल जाइए, टॉरस को आप दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है। टॉरस को दिमाग से निकालिए और सिर्फ ये देखिए कि आपकी कुंडली खोलते ही अश्विनी का कौन सा पद है, दूसरा पद है। ठीक है। चाहे वो 10 में हो, चाहे 9 में हो, चाहे 10 में हो, आप प्रिडिक्ट करना शुरू करिए। ओके। प्रिडिक्शंस को मैच करने की कोशिश करिए। मैं आपको बताते जाऊंगा, आप उसको जो है ना मैच करिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया है, अश्विनी का दूसरा पद है, तो आपने क्या किया है कि आप पिछले जन्म में किसी के रिसोर्सेज को खत्म किए हुए हो, जिसके वजह से आपकी फैमिली में इशू है। अगर पहले घर में है दूसरा चरण, तो आप क्या कर, आपका प्रॉब्लम कहाँ आएगा, वाइफ से प्रॉब्लम आएगा। मैंने हमेशा कहा है कि अश्विनी अपने सामने को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया, फैमिली से इशू आ गया। राइट। हम्म। अगर फिर उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है, बच्चों से इशू आ जाता है, बच्चे नहीं होते हैं। वो होगा, वो कहीं पे भी होने दीजिए। सर ऐसा होता है क्या, जैसे किसी की कुंडली में सेकंड पद आ ही नहीं रहा हो अश्विनी का, ये भी नहीं होता है? हाँ होता है, डिग्री होता मैंने है। कहा ना, 3.20 से लेके आपका अगर छह हम्म। दशमलव चार जीरो के बीच में यहाँ डिग्री होता है तो ही दूसरा पद आएगा। ठीक जी है सर, अब निधि। समझ गए। निधि मैम, आप पूछ रहे हैं। नहीं, मैं पहले रामसास देखूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछूंगी। जी जी जी। तो यहाँ पे दूसरा चरण, जहाँ पे भी जो भी हाउस में हो, आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उस हाउस के रिलेटेड इश्यूज आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने रिसोर्सेज खत्म करी हुई है, किसी चीज को पाने की चाहत में आपने सबको खत्म कर दिया है। ठीक है। इस वजह से बच्चों की दिक्कत, अगर फिफ्थ हाउस में होता है, दूसरे चरण आती है, तो आप देखो बच्चे का ये दिक्कत होता है। आप प्रेग्नेंट तो हो जाओगे लेकिन वो नॉर्मल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लैनेटरी पोजिशंस कुंडली के इसमें, और वहां पे लिखा हुआ है जैसे एरीज के आगे लिखा है भरनी, और पद में लिखा है एक। हम्म, तो वो डिग्री देखिए, डिग्री जो होगा वो डिग्री आपका कितना से ज्यादा होगा, 4 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री से ज्यादा है, 12 डिग्री से ज्यादा है था, सॉरी, हाँ 12 डिग्री से ज्यादा है। हम्म, कितना डिग्री है, भरनी का बाजू में ही होगा, बगल में होगा, देखिए डिग्री बताया होगा। नहीं, डिग्री नहीं लिखा हुआ, बस पद। नहीं नहीं, लैटिट्यूड कह रहे हो क्या आप? हाँ वहाँ क्या लिखा हुआ है? 14।
हाँ बस वही 12 से ऊपर है ना। हम्म। तो 12 से ऊपर है 14 है, यानी कि आपका भरनी का पहला चरण, यानी कि आपका जो डिग्री है 12.20 से लेके आपका आगे का जो डिग्री आएगा तीन उसमें ऐड करोगे, उसके थ्री बीच में पॉइंट है, टू ऐड इसलिए कर। भरनी का पहला चरण लिखा हुआ है। पहला चरण लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है। गॉट इट। और अश्विनी के आगे 2 लिखा है और एरीज में 5.53 लिखा है, इसमें क्या डिफरेंस है? एक हाँ वो, जगह एरीज। हाँ आपका जो एरीज है वो जो 5.5 आप देख रहे हो, वो हम्म। आपके हाउस की, मतलब आप जब इस धरती पे आए थे उस समय वो जो डिग्री थी हाउस की डिग्री बता रहा है। हाउस की ठीक है। डिग्री आपका कैलकुलेट कर रहा है, तो ठीक है। 5.5 डिग्री पे थी सूर्य ठीक से। है। हम्म। ठीक है। और जब नक्षत्र आता है तो नक्षत्र की जो एक नक्षत्र क्या है, तारा है ना, तारे का एक समूह है। जी। वो तारे का समूह उस घर से कितने डिग्री, जब कोई ऊपर से परछाई मारेगा, जब उस ऊपर से एक शैडो आती है ना, ऊपर हम्म। से जब कोई सूर्य है समझ लीजिए, तो वो तारों का एक डिग्री, एक एंगल गिरता है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो वो डिग्री जब घर पे गिरता है, हाउस पे गिरता है, तो वो आपका जो है 12 डिग्री के अबो है, नक्षत्र के थ्रू। नक्षत्र के थ्रू। ठीक है, क्योंकि वो प्लैनेट और नक्षत्र दोनों एक एक जगह ही रहते हैं। ठीक है अशोक जी। हाउस की एक डिग्री है, क्योंकि हाउस जो है वो कांस्टेंट है ना, हाउस तो कांस्टेंट है ना। आप एक अगर राउंड मार दोगे धरती पे और बीच में एक लकड़ी लगा दोगे, तो वो जो आपने राउंड मारा है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन सूर्य की एक रोशनी की वजह से वो जो शैडो है वो चारों तरफ घूमेगी। हम्म। राइट। चारों तरफ घूमती है, तो वो जो चारों तरफ घूमता है वो प्लैनेट और राशियां हैं। ठीक है, और ऊपर जो डंडी है वो आप नक्षत्र मान लीजिए उसको, क्योंकि नक्षत्र सबसे टॉप पे है। और वो जो हम्म। नीचे जो हाउसेस है, वो राउंड आप जो मारे हो वो कांस्टेंट है, वो नहीं हिलेगी। समझ रहे हो एकदम क्लियर है यहाँ पे। हम्म। हाँ जी, तो हाँ जी। दूसरा चरण क्या हुआ कि आपने रिसोर्सेस को खत्म करी हुई है, रिसोर्सेस आपने प्रॉब्लम दिया है, फैमिली इश्यूज आएगी, आपके बच्चों का इशू आएगा, कहीं ना कहीं आपने आपकी मनी इश्यूज आएंगे। ठीक है। तो क्योंकि दूसरे घर पे आप देखोगे ना, ऐसे व्यक्ति जो है ना बहुत ज्यादा फैमिली में बहुत ज्यादा इशू होती है, उनकी फादर के साथ नहीं बनती है ना। वो जो बोलना चाहते हैं वो बंदा बोलता बहुत अच्छा है, बट अगले वाले को समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आती है। वो धन बहुत ज्यादा अर्जित करने की कोशिश करता है, बट उसके बैंक बैलेंस बढ़ता ही नहीं है। ठीक है। ये सेकंड चरण है। सर आपने पहले चरण का क्या बोला था, अश्विनी का? हाँ पहले चरण है अश्विनी, क्या है ना कि आप किसी भी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए मतलब वो अगले वाले। पास्ट लाइफ में ऐसा हाँ किया? पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ। आपका विपाक संहिता पढ़ोगे, आपको पढ़ना ही है, पढ़ोगे नहीं, आपको पढ़ना ही है, नेक्स्ट क्लास में आपको कर्म विपाक संहिता पूरी तरह से पढ़ना ही है। मैं तो सिर्फ प्रिडिक्शंस बताता चला जाऊंगा कि आपको प्रिडिक्ट कैसे करना है, आप उसको पढ़िए। तो ठीक सर है। उसमें रेमेडी भी मिल जाएगी शायद? 100% मिल जाएगी। बट ये है कि वो रेमेडी आप समझ नहीं पाओगे, जैसे कि उसमें कहा गया है कि पहले जैसे कि अभी ये दूसरे चरण की बात करूं, तो दूसरे चरण में उसने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया पैसे के लिए, तो वो दूसरे जन्म में जब उसका पैदा होता है तो बहुत सारे तकलीफ होती है उसको, फिजिकली मेंटली, बच्चे नहीं होते हैं। तो वो क्या करता है, उसको कहा गया कि आप जो है किसी को गाय दान करिए, आप एक जो है ना 16 kg का गोल्ड दान करिए, क्योंकि वो जमाने में, उस समय ये सारी चीजें रिसोर्सेस हुआ करती थी। राइट। उस समय गाय रिसोर्सेस हुआ करते थे, दूध मिलता था, दही मिलते थे, उसी को बेचकर वो जो है ना अपना घर का गुजारा किया करते थे। उस समय सोना ही सारी चीजें थी। लेकिन अभी नहीं है ना, अभी आप कहो किसी को गाय दान करो, कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे? सर बिल्कुल, बहुत अजीब रेमेडीज है उसमें, मैंने पढ़ी है कर्म विपाक संहिता, जी मतलब जी। ऑलमोस्ट 2-3 पद मैंने पढ़े हैं उसके, एरीज हाँ। के और टोरस के। हम्म। रेमेडीज वो त्रेता युग वाली और सतयुग वाली रेमेडीज है वो। जी जी। इसलिए मैंने कहा ना कि उसमें जो रेमेडीज भी है, बट क्या है ना कि वो रेमेडी आप अभी करने जाओगे तो हो ही, मतलब कर तो लोगे, बट अगला वाला लेना चाहिए ना वो। हाँ मैं हम ले लेंगे, गाय एक्सेप्ट कर लेंगे, भिजवा दो तुम, गाय ले लेंगे। और सोना भी ले लेते हैं, हमारे एक्सेप्टेड है सोना भी। हाँ, ठीक है ना, अगर कोई भी देना जी चाहे तो
बहुत कम है। सर ठीक है। तो हमारे यहाँ धान को सोने से तोला गया है, तो हम सोने की जगह धान भी दे सकते हैं। दे दीजिए, कोई 100%। दिक्कत नहीं, चलेगा। देखिए चलेगा। ये तो सेकेंड हाउस क्या है कि रिसोर्सेस है। आप किसी को एक रिसोर्स दीजिए ताकि वो बंदा उससे अपने जो है ना जीविका को संभाल सके। और वो सर लाइफ टाइम होगा? लाइफ टाइम हो सकता है, क्योंकि आप तो किसी को जस्ट सपोर्ट कर सकते हो ना, हम्म। लाइफ टाइम सपोर्ट तो नहीं कर सकते हो, है ना। तो वो जी। चीजें हैं। ठीक सर है। ये एकदम की पास्ट लाइफ होती है या दो चार पीछे भी हो सकते हैं, या किसी ये भी तो लाइफ? आप, हाँ, जैसे कि रंजन जी ने कहा था कि चार चार नंबर नौमास 4 नंबर का लग D1 और D9 दोनों अगर 4 नंबर के हैं, हम्म। तब ये दर्शाता है कि आपके जितने भी जन्म, मतलब वो लगन कितने चरण का है। एक चरण का होगा तो पिछले जन्म, दो चरण होगा तो पिछले जन्म का पिछले जन्म, चार होगा तो पिछले जन्म का पिछले जन्म का पिछले जन्म, मतलब 4 पुश्तियां निकल जाती है, 4 जनरेशन्स चले जाते हैं, तब का वो कर्ज लेके चल रहा है। तो वो सर नवांशा से देखना होगा। यस, वो नौमान से देखते अगर नवांशा में अश्विनी पहले चरण में है तो लास्ट जब बर्थ था वो। हैं। अगर जैसा होगा वो, जो उनसे चरण, अगर वो वर्गोत्तम हो गया है, तो आप मान के चलो कि चाहे जितने जन्म का आपका पिछले कर्म हो, ये हम्म। जन्म में पूरा हो जाएगा। आप ये आपका जन्म ही हुआ है उस पाप को या उस पुण्य को खत्म करने के लिए। जैसे गौतम बुद्ध ने क्या किया था कि अपने जितने भी उनके संचित थे, कर्म थे, उस सारी कर्म को इसी जन्म में भोग कर खत्म कर दिए थे उन्होंने। ठीक है। सर पिछले अगर जन्म में लगन में पद एक वन पद हुआ, एक नंबर का तो पद, तो पिछला जन्म, नवांशा में भी एक तो ही बस होगा? तो नहीं, तो पिछला जन्म अगर दो हुए तो उससे बैक उसके वाला। उसके पिछला जन्म। ठीक है आप ना। ये भी कह आप सकते हो कि आप आपके जो दादा सोच का रही हो ना कर्म। झरना, आप जो सोच रही हो, मान लो किसी का 4 हुआ, तो 4 जन्म का हिसाब रहता है, हिसाब किताब इसमें जब बता रहे हैं अशोक जी की पहला जी। मतलब चरण आया तो पिछला जन्म, दूसरा चरण आया तो पिछले से पिछला, पिछला, तीसरा हाँ। आया तो पिछले से पिछला, चौथा आया तो। सर पद तो चेंज नहीं होता ना सर, लगन और नवांश में पद तो सेम ही रहेगा? वो तो हाँ। आपकी कुंडली बताएगी ना, वो कुंडली के पद से ही तो हम डिसाइड करेंगे कि आपका कौन से मतलब जन्म का ये है। सर मतलब एक छोटा सा कनेक्शन मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ, मतलब लाइक कि जैसे हम जब हम पितरों को काउंट करते हैं, तो हम जब से हम तर्पण करते हैं या फिर हम पितरों का जब श्राद्ध आते हैं, तब भी हम जब भी करते हैं, तो हम मैक्स टू मैक्स 4 पीढ़ी तक ही काउंट करते हैं। तो क्या उसका कनेक्शन भी इससे है जी जी, सही बात। कि चार हंड्रेड पीढ़ी परसेंट हम्म। से ऊपर हम नहीं जाते, क्योंकि वो नहीं हंड्रेड जाएंगे। जो परसेंट 4 पद आप वही बात बता है, रहे वही हैं, जो बात है, बिल्कुल जो वही जो कंसेप्ट, पुनर्जन्म। वही कंसेप्ट है भाई, वही कंसेप्ट है। यही है, 4 चरण से थैंक आगे यू आप सर। नहीं जाओगे। हद सर से मेरा देखिए। वर्गोत्तम आ रहा है। हाँ, तो इस जन्म भागवतम में में अब तो तुम आ गई अच्छा ना है। गुरुकुल के अंदर, अब तुम्हारे काट देंगे। कर्म क्यों चिंता कर रही हो? तुम गुरुकुल को जो है, बस तुम गाय वाय तैयार रखो आसाम से, मैं अरेंजमेंट करता हूँ पिकअप का। गाय तैयार रखो और अपने अपने वेट का सोना तैयार रखो। हाँ, अपने वजन का सर सोना। रेडी तो है। मैं भी गई। हाँ, ये जो अपने वेट का सोना है ना, ये अश्विनी का तीसरा चरण बताएगा। हम्म। उसमें जो रेमेडी है, तीसरे चरण की रेमेडी है कि तुला दान करिए। तुला मतलब अपने वेट का, कुछ भी हो सकता है धन, चाहे आप दो, चाहे आप क्या कहते हैं, चावल दान दो, चाहे गेहूं दान दो, तुला दान है। ठीक है। दूसरा चरण तक एकदम क्लियर है, प्रिडिक्शन यहाँ से निकल रही है ना आप लोगों की। अगर नहीं निकल रहा है तो कृपया करिए इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, और किसी भी सेलिब्रिटीज का हो या किसी भी व्यक्ति जो फेमस है जिसकी कुंडली अवेलेबल है, उसको निकालिए, उसको देखिए, और उसमें इस चीज को मैच करने की कोशिश करिए। ठीक है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म तो विभाग कोई संहिता का क्वेश्चन, लिंक अब भेज यहाँ दिया पे मैंने। मैं सिर्फ क्वेश्चन सेशंस लूंगा, और तीसरा और चौथा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कर्म विपाक संहिता का लिंक आ गया, एक बार फिर से ग्रुप में डाल दिया हूँ। ठीक है, और कर लो, और और कुछ नहीं तो फिर कर्म विपाक संहिता का, अभी जब अशोक जी से हम नेक्स्ट मिलते हैं, तो बीच में इस वीक में एक टाइम मिला तो तुम्हारे साथ सबके साथ कर्म विपाक संहिता का एक मैं सेशन तुमको बता दूंगा कैसे करना है। तो इकट्ठा एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन करवा देंगे, तुम्हारी पूरी तुम्हारे अंदर फीड करके छोड़ देंगे कर्म विपाक संहिता। जी।
ठीक है ना। कर्म विपाक संहिता सच है, अगर मैं बताऊंगा तो क्योंकि उसमें पूरी तरह स्टोरी है, कल से मैं क्या करता हूँ कि कर्म विपाक संहिता की स्टोरी भी आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं उतना डीपली जाना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत सारा उसमें समय चला जाता है, और आप समझ पाओगे कि नहीं, डीपली चले जाते हैं बहुत। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप अपना करो। मैं इनका इन गलती तो इनकी है, कर्म विभाग संहिता पढ़ के नहीं, इनको मैं ये पीछे से फीड करता हूँ कर्म विभाग संहिता। अगली क्लास में जब ये आएंगे तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें उसके बारे में जानते होंगे। सर जी। अगली क्लास तो कल ही है। अरे कल के बाद हाँ की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में कह रहा हूँ, कल तो अभी कंटिन्यू करो ना। हाँ सर, एक कल। सवाल है। हाँ हाँ। सर ये जो मतलब कोई इंसान किस पदा में जन्म हुआ है, तो हम इसको सर किससे लेंगे? लग्न कौन से मतलब नक्षत्र का किसके चरण में है, या सर चंद्र किस नक्षत्र का चरण में? देखिए, नक्षत्र जो बताता है ये आपके हर एक 12 हाउसेस में होंगे। 12 हाउसेस हम्म। जैसे कि मान लीजिए कि एरिस है, एरिस ये मत समझिएगा कि मेरा एरिस में कोई प्लैनेट नहीं है तो एरिस का जो भी नक्षत्र है, जैसे कि अश्विनी, भरणी, कृतिका का पहला चरण, ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये काम करेंगे और बकायदा एक्टिवेट भी होंगे। अब ये एक्टिवेट होते हैं आपके एज वाइज, कि कौन से एज में आपके कौन से नक्षत्र एक्टिवेटेड होते हैं। जैसे ही आपका वो एज चलेगा, आप देखोगे कि पहले घर में तो मेरा कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जो है ना उस घर से आपको फल मिलना शुरू हो गया। हाँ, वो तो सर पता चल जाएगा, लेकिन सर जिस घर में कोई ग्रह नहीं है, तो सर उस मतलब नक्षत्र का डिग्री भी तो हमें मालूम नहीं चलेगा। क्यों? हाउस तो सर हाउस डिग्री बताती है ना। आपका कौन सा जो राशि है, वो राशि कौन सी कितनी डिग्री की है बताएगी 100%। अगर वो डिग्री नहीं बताएगी हाँ तो हाँ, जेमिनी सूत्र ही खराब हो जाएगा ना। जेमिनी जी ने जो बताया वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा, डिग्री जेमिनी वाइज। की सबसे। हाँ, ओके। जेमिनी नहीं, आपको इसमें भी मिल जाएगा। आप देखिए एस्ट्रोसेज अगर ऐप में जाओगे तो तीसरा स्लाइड या तीसरा या चौथा स्लाइड पे आपका एक प्लैनेट आएगा, नक्षत्र आएगा, उसकी डिग्री भी आ जाएगी, लगन लिखा होगा, है ना। देखो, हर एक चीज एक्सप्लोर बता करो। देगा। देखते नहीं है लोग, एक्सप्लोर करो थोड़ा सा बच्चों। हम्म। पहले देखो, सब ठीक कुछ है, पूजा पर। एस्ट्रोसेज में जाइए, आप देखिए ना वहाँ दूसरा पहला जब आप करोगे तो नौमांस आएगा, दूसरा करोगे चंद्रमा आएगा, तीसरा करोगे चलित आएगा, तीसरा चौथा शायद नौ डिग्री होगा, क्या एक होता है लगन ना, लिखा होगा, वो जब लगन उसका होगा। पीडीएफ लेते हैं ना, हम लोग पीडीएफ लेंगे जब एस्ट्रोसेज का, उसके अंदर जो है डिग्रीज सारी आती हैं। अगर हाँ, पीडीएफ भी ले लोगे तो उसमें दिख जाएगा। उसमें सब दिख जाता है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, उसको डाउनलोड मार लो बस, तब कोई भी दिख जाता प्लैनेट के जरिए मत देखिए, आप हाउसेस के जरिए भी देख सकते हैं। हाउसेस में जो डिग्री, जैसे कि मैंने आपको डिग्री बता दिया कि एरिस जो है, अगर 10 डिग्री के अंदर है, 12 डिग्री के अंदर है, तो आपका अश्विनी है। यानी कि पहला जो एरिस है वो अश्विनी में आ रहा है। ठीक है, है। हाउस बताएगा। और वो हाँ, वो ये तो सर पता चलेगा, लेकिन हाँ हम वो सर मतलब किसी का मतलब सर मेन जो नक्षत्र का पता लगने से लेंगे कि चंद्र से? क्योंकि चंद्र लगने से तो हम हाँ, लोग अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन था आपका। तो आपका एक क्वेश्चन था कि वहाँ प्लैनेट नहीं है तो भी असर करेगा। दूसरा ये है कि चंद्र क्या है। देखिए, चंद्र और नक्षत्र का जो मेल है ना, वो ये है कि पूरे 27 नक्षत्र, यानी कि जो दक्ष थे उनकी 27 सुपुत्री। ठीक है, वो 27 सुपुत्री का जो विवाह हुआ था वो चंद्रमा से हुआ है। और चंद्रमा जो है ना, हर 2.5 दिन यानी कि 2.5 डेज एक नक्षत्र को ट्रैवल करते हैं। तो चंद्रमा सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपका जब जन्म हुआ था तो आप किस नक्षत्र से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप अश्विनी नक्षत्र, मान लीजिए कि चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, तो आपका जो नक्षत्र है अश्विनी है। आपका जो नाम रखा जाएगा वो अश्विनी नक्षत्र के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, जैसे हम राशि देखते हैं चंद्रमा से, उसी तरह से हम नक्षत्र देखेंगे कि आपका कौन सा नक्षत्र है और आपकी कौन सी मानसिकता है, आप कैसे सोचते हो। क्योंकि हर जगह पे आप थ्रू लाइफ, चाहे बचपन हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे जवानी हो, आपकी सोच मायने रखती है। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या खा रहे हो, है ना, आप किस तरह से बोल रहे हो, आपकी इमोशनल लेवल क्या है। इसीलिए चंद्रमा को इम्पोर्टेंट दिया गया है। इसीलिए हम चंद्रमा से ही देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही फास्ट मूवमेंट प्लैनेट है। क्योंकि जुपिटर जो है जहाँ पे आ गया है वो तो फिर हिलेगा ही नहीं 1.5 साल तक। शनि जहाँ पे आ गया 2 साल तक नहीं हिलेगा। है ना, मूवमेंट कौन कर रहा है? मूवमेंट चंद्रमा कर रही है, हर 2.5 डेज। किसी की राशि अगर दोनों, जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था कि अगर ट्विन होते हैं तो चंद्रमा ही मूवमेंट कर जाएगा। चंद्रमा ही मूवमेंट होगी, उसका ही मूवमेंट डिग्री वाइज बदल जाएगी।
2.5 दिन में वो 30 डिग्री का गवर्न करता है, यानी कि 30 डिग्री वो घूमता है 2.5 डेज में। सूर्य जो है 1 महीना लगेगा उसको घूमने में, मंगल को 1 महीना लगेगा एक 30 डिग्री घूमने में। चंद्रमा को सिर्फ 2.5 दिन लगता है। इसीलिए हम चंद्रमा से ही देखते हैं कि आपका चंद्रमा कहाँ है और आपकी कौन सी नक्षत्र और कौन सा राशि है। ठीक है रंजन जी। लोगों से एक भी नहीं संभालती। चंद्रमा 27 संभाल रहा था तो तेजी से तो भागेगा ना भाई। समझ आई बात। जी। लोगों से एक नहीं तो संभालती है, वो 27 संभाल रहा था। टैलेंट भी तो देखो बंदे का तुम। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। तो उस हिसाब से चंद्रमा की मूवमेंट तो होनी है भैया। जी। तो सर प्रॉब हाँ। अगर किसी की अश्विनी नक्षत्र नहीं आए कुंडली में, तो अच्छा। इसका मतलब उनका पास्ट लाइफ में कोई कर्म नहीं था या बुरा कर्म नहीं था, ऐसा कुछ? क्यों, अभी तो भरनी बचा हुआ है। अभी तो मैंने अश्विनी का सिर्फ 2 चरण पढ़ाया। ये तो अभी तो बुरा है। भरनी है, कृतिका है। उनका तो क्या प्रॉब्लम, क्योंकि अश्विनी में आपने क्या किया हुआ है कि आपने तो अपने आप को अच्छा करने के लिए, क्योंकि अश्विनी कौन से घर में आता है, खुद के घर में है ना। फर्स्ट हाउस मतलब तनु हाउस। तो आप अपने लिए दूसरों को सता रहे हो, अपने लिए दूसरों को प्रॉब्लम्स दे रहे हो। तो वही चीज भरनी में भी होगी, भरनी में भी करेगा कुछ ना कुछ। कृतिका होगा, कृतिका में तो लड़ाई होती है, सीधा सीधा आमने सामने गला काट देते हैं। कृतिका नक्षत्र जो है वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि क्रूर कहा गया है उसको। कृतिका मतलब क्रूर है। कृतिका नक्षत्र जो है आप देखोगे कि अगर बॉडी पार्ट्स जैसे हमारे साइन वाइज भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, है ना। सर को हम एरिस कहते हैं, आँख को हम टॉरस कहते हैं, है ना। जेमिनाई को हमारा यहाँ तक का पार्ट है ना, कंधा है। तो वैसे ही नक्षत्र के भी हैं। तो अश्विनी जो है वो फुट है, यानी कि पैर। कृतिका नक्षत्र जो है दिमाग है, यानी कि आप दूसरे को अपने दिमाग के जरिए कैसे हराते हो, है ना। जैसे अभी अपना इंडिया का जो रॉ एजेंट्स है, अजीत डोभाल जी हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे देश से अब लड़ते हैं तो पहले एक बनती है ना, सभा बनती है कि हमको प्लान करते हैं, वो कृतिका है। ठीक है। कृतिका ही है जब बच्चा पेट में 9 महीना रहता है, 9 महीने के बाद जब वो बाहर आने की कोशिश करता है, तो कृतिका ही है कि उस बच्चे को कैसे लेके आना है बाहर, काट के लेके आऊं या नॉर्मल होगा, ये कृतिका बताएगा। ठीक है। कृतिका जो है बहुत ज्यादा क्रूर माना गया है। एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि जहां पे क्रूरता दिखानी हो वहां तो दिखानी पड़ेगी ना। हर जगह पे आप संत बन के नहीं रह सकते हो। अभी कोर्ट केसेस चलेगा तो आप वहां पे संत बनोगे तो आपको क्या लगता है कि आपके पास अगर प्रूफ नहीं होगा तो आप जीत जाओगे? नहीं जीतोगे, आपको प्रूफ देनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये जहाँ पे जो चीजें जहाँ पे जरूरी है वो जरूरी है, कृतिका नक्षत्र बताएगा। हर एक नक्षत्र का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। और अश्विनी जो कि पहले घर में है, यानी कि स्वयं है, खुद है, तो आप अपने बारे में सोचोगे। एरिस पे है तो कुछ ना कुछ नया सोचोगे। देखो डॉट्स कनेक्ट होंगे, अभी टाइम लगेगा। पहले हम्म। तुम चीज़ों को समझ लो। ठीक है ना। अभी तपस्या शुरू हुई है, थोड़ा सा वार्म अप हुआ है, अभी यस। डॉट्स कनेक्ट होंगे सारे। अपने जो है प्रश्न लिखते जाओ, उनकी जर्नलिंग कर लो, उनको लिख लो। ये जो प्रश्न निकलेंगे ये लाइफ टाइम अब अंदर से निकल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। नोट कर लो, सबके उत्तर मिल जाएंगे। मगर पहले ये सारी जो बता रहे हैं अशोक जी, उसको समझ लो। और जो ये कर्म विपाक संहिता है, इसका एक फर्स्ट क्लास हम एआई सेशन करेंगे। मेरे साथ एक एआई पे बैठना है, इसको लेके हम बैठेंगे। खटाखट खटाखट सारी 27 की स्टोरियाँ निकलवा के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास रेडीमेड तुम्हारे को स्टोरीज मिल जाएंगी बस। ठीक है ना, तो वो मैं करवा दूंगा। ठीक है। तो कल का जो होगा, कल हम बात करेंगे तीसरे चरण, चौथे चरण पे। और कुछ ये ऐसे बात करेंगे कि अश्विनी होता है इस हाउस में तो क्या होगा, और उसकी हॉबीज क्या होगी, कैरियर वाइज वो क्या करेगा, उसकी कैरियर किस चीज में चलेगा। और हुआ तो 1-2 चार्ट में शेयर करूंगा। ठीक है जी। ठीक है। इससे आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी कि अश्विनी एक्चुअली है क्या, और अश्विनी से हम किस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे, और उसकी हम रेमेडी क्या देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद आ गया अशोक जी आपकी क्लास अटेंड करके। वास्तव में थैंक यू सर जी। हम सब आपके
कहते हैं हम आपको आभार प्रकट करते हैं और आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जैसे आप पढ़ा रहे हो हमारे को बहुत ही मज़ा आ रहा है। सब लोग भैया अपने क्वेश्चंस नोट करते रहें और बने रहें क्लासेस में। ठीक है, अभी आगे की चीज़ें और डीप होने जा रही हैं। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। चलिए, जी। नमस्कार और हम लोग। सर, नमस्कार सर एक जी, मिनट सर, अशोक सर आप वो नोट्स शेयर कर दोगे ना जो अभी आप दिखा रहे थे स्क्रीन हाँ, पे? पीपीटी में दे देता हूँ। दे देंगे हाँ, दे। कल की क्लास से पहले एक बार उसको और अभी अच्छे से मैं देख जस्ट लेते हैं। क्लास खत्म होते ही क्या? ग्रुप में आ जाएगा। चलिए। जी। थैंक यू। चलिए, नमस्कार हम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। वेरी नाइस।